हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फर्स्ट जो सब टॉपिक हमारे पास है वो है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अभी तक हमने देखा कि कैसे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के आगे क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे कैसे हमें पार्टीशन को फेस किया, क्या क्या दिक्कतों का सामना किया, उसके बाद कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया और लास्ट में कैसे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि कैसे हमारे देश में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ और उस जनरल इलेक्शन के बाद उसके बाद जो 1957 वाला इलेक्शन हुआ, 1962 वाला इलेक्शन हुआ, तो 3 इलेक्शंस तक कैसे कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस था। कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, सिंगल पार्टी नहीं थी। डोमिनेंट पार्टी और सिंगल पार्टी में ये डिफरेंस होता है कि डोमिनेंट पार्टी सिस्टम के अंदर लड़ती बहुत ज़्यादा पार्टी हैं, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी मर्जी पार्टी कंटेस्ट कर रही होती है, मगर एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी लेके आता है। ये हमारे देश का सिस्टम था। और कई देशों के अंदर वन पार्टी सिस्टम होता है कि एक ही पार्टी लड़ती है और उस पार्टी का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो हमारे देश के अंदर क्या था? डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ना कि वन पार्टी सिस्टम। क्लियर है? तो फर्स्ट जो सब टॉपिक हमारे पास है वो है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग अ डेमोक्रेसी। पहले डेमोक्रेसी क्या होता है ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी समझाया था कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का रूल है, लोगों के पास पावर है डेमोक्रेसी में। इधर दे रूल देमसेल्व्स और थ्रू एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब 150 करोड़ लोग अगर खुद से रूल करेंगे तो कोई एक डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, जिसके पास पावर किसकी वजह से जाती है? हमारी वजह से। जिसको पावर कौन देता है? हम देते हैं। कैसे देते हैं? वोट करके। हम इलेक्शन वाले दिन वोट करते हैं, अपनी पावर 5 साल के लिए उसको दे देते हैं और वो 5 साल के बाद वो पावर वापस हमारे पास आ जाती है। क्लियर है? पावर है किसके पास? ओरिजिनली हमारे पास, मगर 5 साल के पीरियड के लिए हम देते किसको है? उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, इधर आई रूल माई सेल्फ और थ्रू एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे देश में क्या होता है? पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? ये होता है डेमोक्रेसी। अभी डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में क्या क्या चुनौतियां हमने फेस करी वो पढ़ते हैं। यू नाउ हैव एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बोर्न। You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. Faced with such serious challenges, leaders in many countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. ये कह रहा है कि आपने पहले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में देखा कि हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कतें थी? एक, पार्टीशन हुआ इंडिपेंडेंस के साथ। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ, लोगों का मर्डर किया गया, कम्युनल वायलेंस हुआ और एसिड्स डिवाइड किए गए। ये सारी प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर। अब ऐसी ही दिक्कतें बाकी देश के अंदर भी थी। तो ऐसी दिक्कतों का सामना जब दूसरे देश वाले कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमसे डेमोक्रेसी नहीं लाई जाएगी। डेमोक्रेसी लाना अभी हमारे लिए वाइबल नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे डिक्टेटोरियल रूल होगा या फिर मिलिट्री का रूल होगा। जब हमें दिखेगा कि सर्कमस्टांसिस या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तब हम डेमोक्रेसी लाएंगे, तब हम इलेक्शन कराएंगे, वरना तब तक हमारी तानाशाही चलेगी। इंडिया के अंदर भी सेम सिस्टम था। अगर हमारे लीडर्स चाहते तो मिलिट्री रूल ला सकते थे या मिलिट्री की बैकअप में अपना डिक्टेटोरियल रूल ला सकते थे, मगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ही हमारे देश के नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे और वो ही इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले थे। तो उन्होंने वो ब्रंट फेस किया था कि कैसे डिक्टेटोरियल रूल में उनको, जवाहरलाल नेहरू जी 15 साल के लिए अरेस्ट हुए थे इन टोटल, टुकड़ों टुकड़ों में। ऐसे हमारे गांधी जी अरेस्ट हुए थे, बाकी लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे इसी डिक्टेटोरियल रूल के चक्कर में। तो उन्हें पता था कि अगर ये डिक्टेटोरियल रूल आएगा तो हमारी प्रजा भी कल नहीं तो परसों हमसे ऊब जाएगी और हमारी गवर्नमेंट को फेंक देगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम डेमोक्रेसी को ही ले आए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक इंसान की वोट की पावर होती है, हर एक इंसान के पास पावर होता है। और उन्होंने देखा था कि कैसे जब दूसरा तानाशाही करता है हमारे ऊपर तो कितना बुरा लगता है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर उन्होंने मिलिट्री के ऑप्शन की तरफ या फिर डिक्टेटोरियल रूल की तरफ जाना सही नहीं समझा। और हमारे देश में उन्होंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, सर्कमस्टांसिस बेशक जितने मर्जी गंदे हो, हम जाएंगे तो डेमोक्रेसी के साथ ही जाएंगे। ठीक है? ये
सिचुएशन थी। दे सेड दैट द नेशनल यूनिटी वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हाँ, ये उन देशों की बात कर रहा है कि जिन देशों में मिलिट्री रूल को जस्टिफाई किया गया। अब मिलिट्री रूल को या फिर अपने रूल को कैसे जस्टिफाई किया, टायरनी को। तो वो कहते हैं कि ये बाकी देश के लोग कि अभी हमें देश का बंटवारा होने से बचाना है, देश की यूनिटी हमारी प्रायोरिटी है, और डेमोक्रेसी की वजह से डिफरेंसेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा और हमारा देश टूट जाएगा। ये चीज़ कही जाती थी बाकी देश के टायरेंट्स की द्वारा, ताकि उनका रूल जस्टिफाई हो सके। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. अब इन्हीं सब की बदौलत जो दूसरे देश थे वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल आया। मगर मैंने आपको समझा दिया कि हमारे देश में नॉन डेमोक्रेटिक रूल नहीं ला पाए या फिर नहीं लाना चाहते थे वो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल में कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, कैसे लोग खफा हो जाते हैं और लोग प्रोटेस्ट करने पे आ जाते हैं और सरकार को घेर देते हैं, जैसे हमने ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर भगा दिया। क्लियर है? इट टुक वेरियस फॉर्म्स, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। अब नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो बाकी देश में आए, अफ्रीका के, एशिया के या फिर लैटिन अमेरिका के, क्या क्या फॉर्म्स थे उनके? या तो नाम नाम की डेमोक्रेसी, नॉमिनल डेमोक्रेसी आती थी कि ठीक है डेमोक्रेसी है मगर रूल एक ही इंसान का चलता है, या फिर वन पार्टी कंट्रोल बाय वन लीडर, या फिर वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। ये अलग अलग फॉर्म थे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। अगर इसे आंसर में लिखना हो तो ऐसे लिख देना, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्स, ठीक है। और ये 3-4 जो है, एक ऐसे 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 ऐसे, और इसके नीचे ऐसे करके लिख देना हाउ दे जस्टिफाइड इट, ऐसे करके हाउ दे जस्टिफाइड इट करके कि नेशनल यूनिटी इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स अमंग द मासेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसलिए उनको यूनिटी चाहिए और अभी कॉन्फ्लिक्ट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो वन पार्टी रूल ला रहे हैं, फिर वन लीडर रूल ला रहे हैं, या फिर आर्मी रूल को ला रहे हैं। ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक regimes always started with the promise of restoring democracy very soon, but once they established themselves, it was very difficult to dislodge them. ये कह रहे हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती थी, डिक्टेटोरियल रूल होता था या फिर आर्मी रूल होता था, वो ये कह के आते थे कि एक बारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए फिर हम अपना रूल, मतलब फिर हम डेमोक्रेसी को ले आएंगे। मगर ये सिर्फ कहने की बात थी, एक बारी उनके पास पावर आ जाए फिर उनका रूल चलता ही रहता था। क्लियर है? द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। कह रहे इंडिया की भी कंडीशंस इतनी ही खराब थी जैसे बाकी देशों की थी। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। कौन सा वाला पाथ? डेमोक्रेसी वाला पाथ। क्यों, वो मैंने बता दिया। Any other part would have been surprising. For our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अलावा अगर कोई और पाथ लेते तो वो सरप्राइजिंग होता। ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों को किस बेसिस पे जोड़ा कि एक बारी आज़ादी मिल जाए, ब्रिटिशर्स को भगाना अभी हमारा प्रायोरिटी है। आज़ादी मिलने के बाद आप सबके पास अधिकार होगा, आप सबके पास फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, अनटचेबिलिटी को हम एबॉलिश कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जब प्रॉमिस कही गई, ये सब चीज़ें किस में होती है? डेमोक्रेसी में। तो लोग अब एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे कि अब हम आज़ाद हो गए, अब ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू हम जाते तो लोग और खफा हो जाते कि आपने तो हमें प्रॉमिस किया था कि हम एक बारी आज़ाद हो जाएं तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे। अब आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला रहे हो या फिर आप आर्मी रूल ला रहे हो यूनिटी के नाम पे, तो ये सब गलत हो जाता। इसलिए हमारे देश वालों ने डेमोक्रेटिक वे में जाना सही समझा। ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में जाना क्यों सही समझा? क्योंकि हमारे लीडर्स ने, पहला पॉइंट, हमारे लीडर्स ने खुद ब्रंट सहा था डिक्टेटरशिप का। दूसरा, लोगों को इस बेसिस पे जोड़ा गया था कि हम डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे, और डेमोक्रेसी सबसे वायबल ऑप्शन लगा था। तीसरा पॉइंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी के पास इक्वल अधिकार होता है। क्लियर है? आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ द पॉलिटिक्स इज इन एनी डेमोक्रेसी। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि बाकी देश वाले डेमोक्रेसी को एज अ प्रॉब्लम बता रहे थे
कि ये यूनिटी को तोड़ देती है, डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस आते हैं। मगर हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने डेमोक्रेसी को एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम दिखाया कि डेमोक्रेसी होगी तो भेदभाव नहीं होगा, डेमोक्रेसी होगी तो सब बराबर होंगे, डेमोक्रेसी होगी तो लोग खफा नहीं होंगे गवर्नमेंट से। तो इसलिए डेमोक्रेसी को एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम दिखाया गया ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया जा सके, और ये बिल्कुल सही है। इसके बाद एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ, देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम। अब डेमोक्रेसी की ये खासियत है कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जो ऑप्शन हमें यानी प्रजा को अच्छा लगता है हम उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की अच्छी बात है। अगर मुझे लगता है कि ये पार्टी मेरे लिए काम करेगी तो डेमोक्रेटिक वे में ये पॉसिबल है कि मैं इस पार्टी को वोट करूँ, इसको ना वोट करूँ। अब डिक्टेटोरियल रूल में या फिर वन पार्टी रूल में एक ही पार्टी है, मुझे उसको वोट करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। While competition and power are the two most visible things about politics. ये चीज़ अंडरलाइन कर दो, क्या पता CVT में आ जाए। What are the two most visible things about the politics? पॉलिटिक्स की दो सबसे ज़्यादा दिखाई जाने वाली चीज़ क्या होती है? पॉलिटिक्स होता क्या है, ये हम BA में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या है पॉलिटिक्स इज, मैं लिख देता हूँ आपको, ज़्यादा भारी हो रहा है तो आई एम सॉरी, मगर याद रख लो, आगे काम आ जाएगा। पॉलिटिक्स इज पावर, PO पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, DM। ठीक है, पॉलिटिक्स इज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें पावर और कंपटीशन है मगर नेवरदलेस। ठीक है, पावर एंड कंपटीशन। अब पॉलिटिक्स में नेता लोग करते क्या है, वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन ताकि उनके पास पावर आए। ये हो गया पहला पिलर, क्या? पावर। पावर क्यों आए? ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अब उन्हें डिसीजन मेकिंग क्यों करनी है? उन्हें डिसीजन मेकिंग इसलिए करनी है ताकि लोगों का भला हो सके। क्लियर है? पॉलिटिक्स इज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑफिशियल। और ये डिसीजन मेकिंग लेजिटिमेट होता है। क्यों? क्योंकि इन नेता लोगों को हम इलेक्ट करके भेजते हैं लेजिटिमेटली, क्योंकि असली पावर हमारे पास है। अब असली पावर मेरे पास है, मैं अपनी पावर को लेजिटिमेट वे में उस नेता को दे रहा हूँ, तो उस नेता का रूल बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। अगर कोई इंसान नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाता है तो उसका रूल लेजिटिमेट नहीं होगा, क्योंकि उसको पावर मैं नहीं दे रहा, वो अपनी पावर मिलिट्री के माइट से ला रहा है, वो अपनी पावर मेरी वजह से नहीं ला रहा, तो उसका रूल लेजिटिमेट नहीं होगा। मगर इन नेता का जो डेमोक्रेटिक वे से आता है, इनका रूल लेजिटिमेट होता है। तो पॉलिटिक्स के क्या दो पिलर है? पावर, पावर क्यों चाहिए नेता को? डिसीजन मेकिंग के लिए। और दूसरा है कंपटीशन, एज पर दी बुक चले तो दूसरा है कंपटीशन। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है? कंपटीशन, कॉम्पीटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये वाली पार्टी कहती है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे, ये वाली पार्टी कहती है अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ऐसा काम करेंगे कि ओपन कंपटीशन हो, लेफ्ट और राइट वाला। तो पॉलिटिक्स की दो हॉलमार्क्स है, पहला है पावर और दूसरा है कंपटीशन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने बताया कि इन्हें पावर क्यों चाहिए, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू कर सके, ऐसे काम करे जिससे लोग खुश हों और जिससे लोगों को दिक्कतें हों, उन चीज़ों को सॉल्व करें। दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। इसी वजह से हमारे लीडर्स ने डेमोक्रेसी के साथ जाना सही समझा। क्लियर है? Last year you studied how our constitution was drafted. You would remember that the constitution was, याद रखना CVT में आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी उस दिन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। रिपीट करो, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है। और साइन कब किया गया? 24 जनवरी 1950। साइन कब किया गया? 24 जनवरी 1950। साइन कब किया गया? 24 जनवरी 1950। और ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 पर, मतलब उससे एक दिन बाद इफेक्ट में आया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस दिन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन क्यों नहीं ये इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों इफेक्ट में आ गया? क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेट है। 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के लीडर्स ने एज अ पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930, 20 साल पहले।
तो उस डे की सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए वी हैव फाइनली अचीव्ड इट, तो 26 जनवरी 1950 को डेट डिसाइड की गई कि हमने 20 साल के बाद वो चीज़ अचीव कर लिया। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में लाया गया। अब समझ गए कि 2 महीने का गैप इसलिए था क्योंकि 26 जनवरी, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है कि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू, ये जो अलग अलग लीडर्स थे, इन्होंने पहली बार आउट एंड आउट ये क्लियर कर दिया था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए। उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की डिमांड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये मांगते थे, मगर 1930 26 जनवरी को हमने पहली बार कहा था कि हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी 1950 की डेट डिसाइड की गई क्योंकि ये डेट सिग्निफिकेंस होल्ड करती थी ये 1930 वाले की वजह से, इसलिए इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, 3 डेट्स याद रखनी है। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। साइन कब किया गया? 24 जनवरी 1950। इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। 3 डेट्स क्लियर, याद है? एट द टाइम द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाय एन इंटीरियम गवर्नमेंट। अब हमारे देश में पहले इलेक्शन हुए थे 1951-52 में। 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए। अब इन 4 साल या 4.5 साल के पीरियड में जो गवर्नमेंट रूल करी थी ना टेम्परेरी बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं इंटीरियम गवर्नमेंट। इसके लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी गवर्नमेंट में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल जी। क्लियर है? अब टाइम आ गया था 1951-52 का। अब हमें डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस कराने की बारी आ गई थी। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था 1950 में, ड्राफ्ट कर दिया गया था और इफेक्ट में आ गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में कितने दिन लगे थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये याद रखना, बेसिक होना चाहिए। 2 years 11 month and 18 days। क्लियर है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू पुट इन प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे रूल्स लिख दिए गए थे, अब इन सबको इफेक्ट में लाना था। अब हमें इलेक्शंस कराने का सही मौका मिल गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का जिक्र था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर दी गई थी जनवरी 1950 में। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश की गई थी? 20 डेट नहीं दे रखी तो डेट जान देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी जनवरी 1950 के अंदर। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। याद है? ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीयूटी में या बोर्ड में। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। यस। साइन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश की गई थी? जनवरी 1950 में। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर एक्सपेक्टेड समटाइम इन 1950 इटसेल्फ। अब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ गया, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अब इलेक्शन होंगे 1950 में, मतलब अभी इलेक्शन हो जाएंगे। मगर इलेक्शन होते हैं 1951 एंड में और 1952 में। 1952 का इलेक्शन बोलते हैं हम उसे जनरली। अब 2 साल का डिले क्यों आया? क्योंकि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इलेक्शन कमीशन को। वो दिक्कतें क्या थी, अभी हम देखते हैं। पहले एक साइड के बॉक्सेस देख लो, बॉक्सेस से क्वेश्चन आ जाता है। इन इंडिया हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country. But in politics, hero worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship. कह रहे हैं हमारे मतलब पंडित बी आर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हमारे देश में पॉलिटिक्स के अंदर हीरो वर्शिप किया जाता है, नेताओं को पूजा जाता है। ठीक है, मतलब उनको हीरो की तरह माना जाता है। ऐसा किसी और देश में नहीं होता। और ये जो हीरो वर्शिप है ना, ये किसी ना किसी दिन हमारी डेमोक्रेसी को डिग्रेड कर देगा और इवेंचुअली डिक्टेटरशिप आ जाएगी। 25 नवंबर 1949 को ये स्पीच दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये क्या कह रहा है? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट आर बीइंग अ डेमोक्रेसी, सूनर और लेटर एवरी कंट्री हैज बिकम अ डेमोक्रेसी, इजंट इट। हमारे देश का डेमोक्रेसी उस टाइम पे जब बाकी देश ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला रहे थे, ऐसे मतलब हम उस टाइम पे डेवलप नहीं थे, बैकवर्ड नेशन थे, तब डेमोक्रेसी लाना इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। ठीक है, सूनर और लेटर की बात नहीं है, जिस सर्कमस्टांसिस में डेमोक्रेसी लाई गई वो बहुत मायने रखता है। दैट वाज अ गुड डिसीजन बट व्हाट अबाउट द मैन हु स्टिल रेफर टू वुमेन एज मिस। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसको देखते हैं।
अब दिक्कतें क्या आई जिसकी वजह से इलेक्शन 2 साल डिले हुआ? बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। अब ये चीज़ नोट कर लो कि क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हमारी इलेक्शन कमीशन को। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला था रिक्वायर्ड डेलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज। अभी आपने देखा हो कि हमारे लोकसभा में इतनी सीट्स हैं, राज्यसभा में इतनी सीट्स हैं। अब ये सीट्स डिसाइड कैसे होती है? ये सीट्स के आसपास ना एक बाउंड्री बनाई जाती है। इंडिया को 543 जितने हमारी लोकसभा की सीट है, इतनी एरियाज में ऐसे छोटे छोटे सर्कल में बांटा गया। अब ये छोटे छोटे सर्कल की लेंथ या फिर ये मतलब कितना बड़ा सर्कल होगा डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब मान लो एक सर्टेन मैंने पॉपुलेशन ले ली कि 10 लाख मान लो क्राइटेरिया है, तो जिस एरिया की 10-10 लाख पॉपुलेशन बनती जाएगी मैं वहाँ पे एक सर्कल बनाता रहूँगा कि इस एरिया की 10 लाख, यहाँ पे सर्कल 10 लाख, सर्कल सर्कल सर्कल। ऐसे इंडिया को हमने 543 भाग में बांट रखा है। तो इसको बोलते हैं डेलिमिटेशन या फिर ड्राइंग द बाउंड्रीज। ठीक है, समझिए। डेलिमिटेशन इज बेसिकली ड्राइंग द बाउंड्रीज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिविंग विद इन दैट टेरिटरी। अब मान लो इंडिया की अब मान लो हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ और मैंने क्राइटेरिया ले रखा है 15 लाख का। तो हरियाणा में कितने सर्कल बनेंगे? वही 15-20 के आसपास सर्कल बन जाएंगे। तो यानी 15-20 सीट्स कितनी है? हरियाणा की तरफ से है। तो यही हो गया डेलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज। तब तक ये बाउंड्रीज बनी नहीं हुई थी, अब तो बनी हुई है ना 543। तब इनको पहला चैलेंज था कि हमें सारी बाउंड्रीज बनानी है, एक स्पेसिफिक नंबर चूज करना है और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक स्टेट के अंदर ऐसे एक सर्कल सर्कल बनाते रहना। फर्स्ट है डेलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज। दूसरा है इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना। अब कितने लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, उसके एक पूरा पर्चा निकालना कि हमारे देश की पॉपुलेशन 30-40 करोड़ है उस टाइम पे और इसके 15 करोड़ एलिजिबल हैं। 15 करोड़ लोगों का एलिजिबिलिटी देखना, उनका नाम डालना इलेक्टोरल लिस्ट में और उस डेलिमिटेशन में जहाँ पे वो वोट करने वाले हैं वहाँ पे उनका नाम भेजना। तो पहला क्या है? बाउंड्रीज ड्रॉ करना। दूसरा क्या है? इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना कि कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए। 2 हो गए। बोथ दिस टास्क टूक अ लॉट ऑफ टाइम। इन दोनों टास्क में ही बहुत समय लग गया। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वाज पब्लिश्ड, अब जो पहला ड्राफ्ट निकला गया कि कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, उसमें भी दिक्कत आ गई। अब मान लो कोई महिला है जिसका नाम XYZ है, तो उसका नाम XYZ ना लिख के मिसिज उसके पति का नाम दे रखा था कि इसकी वाइफ है मिसिज ऑफ दिस या फिर मिसिज ऑफ दिस दिस ऐसे करके, बल्कि उसका नाम क्या था? XYZ। अब मान लो आपका नाम है ए, तो मैं आपका नाम ए ना लिख के वाइफ ऑफ बी लिख दूँ, ऐसे था नाम। अब पता कैसे चलेगा कि बी की वाइफ कौन है या फिर आपका नाम क्या है? मैं आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करूँगा? तो ऐसे 40 लाख वीमेन का खुद का नाम नहीं दे रखा था, इधर उनके फादर के नाम से दे रखा था कि डॉटर ऑफ दिस या फिर वाइफ ऑफ दिस, ऐसे करके फर्स्ट रोल्स इलेक्टोरल रोल में महिलाओं के नाम थे। 40 लाख वीमेन का ऐसे नाम दे रखा था, उनका नाम नहीं दे रखा था। क्या था? वाइफ ऑफ दिस या फिर डॉटर ऑफ दिस के नाम से उनका नाम था। 3 चैलेंजेस देखे हमने। पहला कि बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है, डेलिमिटेशन। दूसरा इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना है। तीसरा जब फर्स्ट रोल आया इलेक्टोरल रोल्स का, उसमें महिलाओं का खुद का नाम नहीं था, इधर दे वर रिकॉर्डेड एज वाइफ ऑफ समवन और अ डॉटर ऑफ समवन। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करूँगा या नहीं करूँगी। तो मुझे किसका चाहिए? मुझे डायरेक्ट उसी महिला का नाम चाहिए जिस महिला को वोट करना है, वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ नहीं चलेगा। तो उन्होंने वापस कहा कि जाओ वापस करा के लाओ। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्रीज एंड ऑर्डर रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। अगर कोई नहीं मान रहा कि नहीं बताएगा नाम तो कोई बात नहीं, हटा दो, इलेक्टोरल रोल से नाम ही हटा दो। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमोथ एक्सरसाइज। बहुत मुश्किल वाला काम था। अब नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और जैसे चाइना है उस टाइम भी, चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत थी, मगर चाइना में कभी डेमोक्रेसी नहीं आई। इतने बड़े देश के अंदर डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कराना आज तक पूरी दुनिया ने नहीं देखा था। तो पूरी दुनिया की नज़रें हमारे देश पे टिकी हुई थी कि कैसे इलेक्शन कराएंगे, क्या इनका इलेक्शन सक्सेसफुल होगा या फिर फेलियर होगा। तो सारे देश हमारे इलेक्शन को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में इतने लार्ज स्केल पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जो इलिटरेट हो, जो पढ़े लिखे ना हो, इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शंस होते थे डेमोक्रेटिक वे में यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, ठीक है, और वहाँ पे भी महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं था।
तो हमारा देश उस टाइम पे इतना अंडर डेवलप्ड हो के भी सबके लिए इलेक्शन कराना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी और बहुत ही कमेंडेबल थी। ठीक है। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। 17 करोड़ एलिजिबल वोट, ये चीज़ याद रखना, 17 करोड़। अब अचीवमेंट्स क्या थी इलेक्शन कमीशन की, ये चैलेंजेस हो गया, अब अचीवमेंट्स लिख दो। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स का क्वेश्चन आया तो यहाँ से उठा लेना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे अचीवमेंट्स में, कि डेमोक्रेटिक वे में इतने लार्ज स्केल पे इलेक्शन आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ था, पहली अचीवमेंट। दूसरी अचीवमेंट, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, 3200 MLAs और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा के इलेक्शन करवाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ने अकेले। वापस रिकॉल करो, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, 3200 MLAs और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, आज की डेट में कितने हैं, 543। क्लियर है। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, 3200 MLAs और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और ओनली 15% ऑफ दिस एलिजिबल वोटर्स फॉर लिटरेट। अब इन 17 करोड़ में से सिर्फ 15%, ठीक है, कितने, 4-5 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ ही होगा आई गेस, 4 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे, बाकी के 13 करोड़ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो वोटिंग करने आए, उनमें से कुछ परसेंट वोट करने आए। ठीक है, तो ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the election. ये भी लिख देना कि इलेक्शन कमीशन को अब ये सब डेटा मिल गया, इलेक्शन कमीशन रेडी थी, तो अब इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, या तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या फिर पढ़े लिखे लोग थे या फिर कोई भी थे, इनको अपॉइंट किया गया इलेक्शन के लिए कि आप आओ और मैनेज करो और इलेक्शन कराने में हमारी सहायता दो। तो कितने लोग थे, 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। क्लियर। It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual. अभी कह रहे हैं कि हमारा देश बड़ा है और लोग ज़्यादा हैं, सिर्फ यही चीज़ हमारे इलेक्शन को अनयूजुअल नहीं बनाता, मगर ये सबसे बड़ा टेस्ट है डेमोक्रेसी में गरीब और एक इलिटरेट कंट्री में। तब तक डेमोक्रेसी, जैसे मैंने बताया, सिर्फ अमीर यूरोपियन देशों में थे जहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे और जहाँ की पॉपुलेशन कम थी, मगर हमारे भारत के अंदर पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, देश भी बड़ा था और लोग इलिटरेट भी थे। क्या क्या था, पुअर भी थे, इलिटरेट भी थे और हमारा देश बड़ा भी था। तो ये एक बहुत बड़ा, दूसरे देश इसे एज अ गैम्बल, जुआ देख रहे थे कि देखना कैसे डेमोक्रेसी एक गरीब देश में जाके फेल होगी। डेमोक्रेसी किसके लिए बनी, हम जैसे यूरोपियन अमीर देशों के लिए बनी है। ठीक है, मेनली इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे लोग लिटरेट थे, मैंने बता दिया। बाय दैट टाइम कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल दी वीमेन। तब तक यूरोपियन ही अपने आप को जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग कहते हैं, इन्होंने भी वोटिंग अधिकार नहीं दे रखा था महिलाओं को, मगर हमने पहले ही इलेक्शन में दे दिया। और दे दिया अधिकार क्या होता है, उनको मिलना चाहिए था अधिकार। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। तो ये चीज़ बड़ी बोल्ड और रिस्की देखी जा रही थी बाकी देशों के द्वारा। एंड एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। अब एक इंडियन एडिटर ने इसको कहा कि ये तो सबसे बड़ा जुआ है इतिहास का। एक ऑर्गेनाइजर ऑफ अ मैगजीन रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। एक ऑर्गेनाइजर कहता कि जवाहरलाल नेहरू अपनी आंखों से देखेगा या फिर देखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कैसे फेल होता है इंडिया के अंदर। एक ब्रिटिश मेंबर इंडियन सिविल सर्विस का ने क्लेम किया कि फ्यूचर या फिर हम आने वाली जनरेशन देखेंगी कि कैसे एब्सर्ड फेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, कि कैसे इन पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब लोगों का वोट पड़ा था या फिर कैसे फेल हुए थे, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन देख रही है कि कैसे इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इलेक्शंस कंडक्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो इन सब के मुंह बंद कर दिए थे हमारे इलेक्शन कमीशन ने और हमारे देश के नेताओं ने। द इलेक्शन हैज़ टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली आई एम सॉरी द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 51 टू फरवरी 1952। ये चीज़ याद रखना, इलेक्शन कब हुए थे, अक्टूबर 51 टू फरवरी 1952 में हमारे देश के इलेक्शन हुए थे। 2 बारी, कितनी बारी पोस्टपोन हुए, 2 बारी। किस वजह से,
डेलिमिटेशन बनाने में टाइम लग गया था, इलेक्टोरल रोल्स बनाने में टाइम लग गया था, और तीसरा चैलेंज क्या आया था कि महिलाओं 40 लाख वीमेन का नाम डायरेक्टली नहीं दे रखा था। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज 1952 का इलेक्शन। ये इलेक्शन 1951 और 1952 में हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने 1951 के थे और 2 1952 के थे, तो इसे तो टेक्निकली 1951 का इलेक्शन कहना चाहिए, मगर इसे हम 1952 का इलेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया ने जनवरी 1952 में वोट किया और 6 महीने लगे थे कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग में। काउंटिंग भी आई गेस 1952 में हुई थी, ऑफ कोर्स 1952 में थी, इसलिए इसे 1952 का इलेक्शन कहते हैं। 1952 का इलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया ने 1952 में वोट किया था और काउंटिंग, वोटिंग और कैंपेनिंग में 6 महीने लगे थे, और जो काउंटिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी। क्लियर है? अब ये इलेक्शन सक्सेसफुल कैसे थे? 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे इस पे। व्हाट वर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये मैंने मार्क कर दिया। व्हाट वर दी सक्सेसफुल मेथड्स, या फिर व्हाट वर दी सक्सेस ऑफ द इलेक्शंस, ये रहा कि क्या खूबियाँ थी इलेक्शन कमीशन की, या फिर व्हाट वर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रहा। और सेकंड ये रहा कि 3200 MLAs, 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, कि कैसे लोग उत्सुक थे डेमोक्रेटिक वे में पार्टिसिपेट करने के लिए, कैसे लोग पावर में आना चाहते थे, कैसे लोग वोट करना चाहते थे पहली बार। दूसरा ये हो गया, और तीसरा कि कैसे हम इस इलेक्शन को एज अ सक्सेसफुल इलेक्शन काउंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है, कैसे हम 1952 के इलेक्शन को सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इलेक्शन काउंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास पहला पॉइंट है इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव। सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव था, एटलीस्ट हर एक सीट पे 4 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे थे, तो लोगों के पास चॉइस थी, रादर देन कि 1 या 2 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तो 2 में से एक को चूज करना पड़ता है, फिर एक ही कंटेस्ट कर रहा है वो अनअपोज बन रहा है। इलेक्शंस बहुत कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग। अब इलेक्शन कॉम्पिटिटिव था, लोग भी उत्सुक थे पार्टिसिपेट करने को। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल वोटर कितने थे? 17 करोड़ उस टाइम पे। मोर देन हाफ कितना हो गया? 8.5 करोड़ से ज़्यादा लोग 8.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा वोट करने आए थे, ठीक है। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स केम एंड कास्ट देयर वोट। दूसरा पॉइंट, पहला इलेक्शन कॉम्पिटिटिव थे, दूसरा लोग ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, तीसरा कि जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो हर किसी ने रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब 4 में से 1 जीता था, तो बाकी 3 जो हारे थे उन्होंने भी रिजल्ट एक्सेप्ट किया कि हाँ इलेक्शंस बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ, कोई घपलेबाजी नहीं हुई, कोई माल प्रैक्टिसेस का सामना नहीं करना पड़ा। ये हम हारना था तो हम हार गए और ये हमने एक्सेप्ट किया। पहला कि इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव था, दूसरा पार्टिसिपेशन एनकरेजिंग थी, तीसरा इलेक्शंस रिजल्ट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इवन बाय द लूजर्स। ठीक है, 3 पॉइंट थे कि जो हमारे 1952 के इलेक्शन को एज ए सक्सेसफुल इलेक्शन काउंट कराते हैं। The Indian experiment had proved the critics wrong. The Times of India held that the polls have confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country. The Hindustan Times claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic elections in the history of the world. अब ये कहना चाह रहा है कि जो लोग पहले बोल रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, इलिटरेट कंट्री, गरीब देश है, इतना बड़ा देश में इलेक्शन, जवाहरलाल नेहरू फेल करते हुए देखेगा डेमोक्रेसी को इंडिया में, मगर अब बिल्कुल ही लोगों की ओपिनियन बदल गई कि क्या बात है, इंडिया ने इलेक्शन करा लिया, इतना सक्सेसफुल इलेक्शन करा लिया, इतने अच्छे से इलेक्शन करा लिया। लोगों की ओपिनियन बदल जाती है अगर रिजल्ट बदल जाता है तो, ये चीज़ याद रखना। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस। अब जो दूसरे देश वाले यूरोपियन कह रहे थे ना कि तुमसे नहीं होगा, वो भी इम्प्रेस हो गए बैठे थे कि क्या बात है, इंडिया का जनरल इलेक्शन कितना सक्सेसफुल था। 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। 1952 को आज की डेट में भी हम याद रखते हैं, आज की डेट में पढ़ रहे हैं तो समझ लो कितना बड़ा ये सक्सेसफुल इवेंट था। It was not possible to argue that democratic elections could not be held in any conditions of poverty or lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. इसके बाद यूरोपियन देशों की बोलती बंद कर दी हमने कि आप चुप रहा करो,
डेमोक्रेसी का सिर्फ आपके ऊपर अधिकार नहीं है, डेमोक्रेसी हर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है। ये सिर्फ अमीरों के बीच में या लिटरेट के बीच में नहीं, गरीबों के बीच में भी उतनी ही फ्लरिश करती है जितनी बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, समझ गए? 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें। कैसे इलेक्शन सक्सेसफुल थे, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब आ जाते हैं, दैट वॉज अ गुड डिसीजन बट वट अबाउट men who still refer to a woman as Mrs. somebody as if she does not have a name of her own. That is a big problem. इलेक्शन कमेटी, ये कार्टून्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस कार्टून को समझे हम, ये जो नीचे दे रखा है कि कैसे ये कांग्रेस के उस टाइम पे लीडर्स थे, और ये सब देखो, अगर आपने देखा हो इन सब के ऊपर ना ये टोपी है, ये गांधी टोपी। ठीक है, ये सब मतलब कौन है, ये नेता लोग हैं। ये सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेहरू जी से और इन कांग्रेस लीडर से टू प्लीज़ हमें कांग्रेस के लिए लड़ने के लिए सीट दे दो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, अभी हम देखेंगे। ये सब वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, देखो नेहरू जी, और ये किडवाई जी है ना, हाँ, रफ़ी अहमद किडवाई, राजा गोपालाचारी, जगजीवन राम। क्लियर है? ये सब लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्लीज़ आप इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सीट दे दो। अब ये रह गया चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। अब जिस वे में 1952 में इलेक्शंस हुए थे उस वे में इलेक्शंस अब नहीं होते, अब ईवीएम्स आ गए और पहले बैलेट पेपर बैलेट बॉक्सेस था। अब हम देखते हैं कि कैसे चेंज हुआ। These days we use electronic voting machine EVMs to record voters' preferences, but that is not how we started. In the first general election, जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of the candidate. Each voter was given a blank ballot paper which they had to drop into the box of the candidate they wanted to vote for. अब जो 1952 का इलेक्शन था उसमें वोटिंग कैसे होती थी? एक पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ के अंदर 10 या 15 डब्बे हैं जितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। हर एक कंटेस्टेंट के लिए एक एक डब्बा है और उस डब्बे के बाहर उस कंटेस्टेंट की फ़ोटो और पार्टी सिंबल था। अब मान लो मुझे 15 में से किसी एक के लिए वोट करना है तो मुझे खाली पेपर दिया जाएगा और मुझे जिसके लिए वोट करना है मैं उसके डब्बे के अंदर जाके वो खाली पेपर डाल दूंगा। ऐसे 10-15 बॉक्सेस के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा खाली पेपर मिलेंगे वो जीत जाता था। अबाउट 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर यूज फॉर दिस पर्पज। अब इसकी खामियां देखो कि इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट के लिए इतने ज़्यादा डब्बे यूज़ किए जाएंगे तो कितना स्टील वेस्ट होगा, कितना रॉ मटेरियल वेस्ट होगा। 20 लाख डब्बे यूज़ किए जाते थे इस पर्पज़ के लिए। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम पंजाब डिस्क्राइब हाउ प्रिपेयर द बैलेट बॉक्सेस। ईच बॉक्स had to have its candidate symbol both inside and outside it, and outside on either side had to be displayed the name of the candidate in Urdu, Hindi and Punjabi along with the number of the constituency, the polling station and the polling booth. एक पंजाब के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बताया कि जो डब्बा था, डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर, ठीक है, कैंडिडेट का सिंबल होता था और उर्दू, हिंदी और पंजाबी के अंदर उसका नाम लिखा जाता था इधर साइड पे, मतलब इधर या इधर एक साइड पे, ताकि लोगों को एक बारी कंफर्मेशन मिल जाए। द पेपर सील विद द न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द पेपर सील विद द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैड टू बी इंसर्टेड इन इट्स टोकन फ्रेम एंड विंडो क्लोज बाय इट्स डोर। वही बेसिकली समझा रहे कि कैसे पेपर को इंसर्ट किया जाता था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आफ्टर द फर्स्ट 2 इलेक्शंस this method was changed. Now the ballot paper carried the names and the symbols of all the candidates. पहले इलेक्शन में क्या होता था, पहले 2 इलेक्शंस में क्या होता था कि डब्बे लिए गए, जितने कैंडिडेट्स हैं उतने डब्बे लाए गए, हर एक डब्बे के बाहर और अंदर उस कैंडिडेट का नाम और एक मतलब नाम और उसका सिंबल डाला जाता था। अब जिसको वोट करना है वो खाली पेपर जाके किसी एक डब्बे में डालते जिसके लिए वोट करना है। 2 इलेक्शन के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज लग रहा है, तो अब एक ही डब्बा रखा गया और पेपर के अंदर डिफरेंट जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके नाम डाले गए और आगे उनका ब्लैंक स्पेस डाली गई। अब मुझे इसके लिए वोट करना है तो मुझे उसके आगे स्टैम्प डालना है, ठीक है।
अब 10 कैंडिडेट है, 10 के 10 कैंडिडेट का उस बैलेट पेपर पे नाम होगा, और मुझे अगर 8th के लिए वोट करना तो मैं 8th के आगे स्टैम्प डालूंगा और उसको ऐसे फोल्ड करूंगा और बैलेट बॉक्स में डाल दूंगा। ये इलेक्शन आज भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। आफ्टर द फर्स्ट 2 इलेक्शन दिस मेथड वॉज चेंज्ड। नाउ द बैलेट पेपर कैरिड द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एंड द वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स दे वांटेड टू वोट फॉर। वही चीज़ जो मैंने बताई। दिस मेथड वर्क फॉर नियरली 40 ईयर्स। फर्स्ट इलेक्शन सेकेंड इलेक्शन 1957 में फर्स्ट मेथड यूज़ किया गया। 57 से 40 साल तक 1997 तक एंड ऑफ 1990 तक इलेक्शन कमीशन यही मेथड यूज़ करती थी। फिर थर्ड मेथड आया स्टार्ट यूजिंग ऑफ ईवीएम। अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे इसे सर्च करना कि फर्स्ट टाइम ईवीएम कौन सी स्टेट में यूज़ किया गया था, ठीक है। एंड बाय 2004 द इंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू ईवीएम। ये चीज़ सर्च करना। अब 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया गया था इलेक्शन। पहला 1952 से 1957 2 इलेक्शन में बैलेट पेपर बैलेट बॉक्सेस बीबी लिख देता हूँ, डिफरेंट बैलेट बॉक्सेस। 2 में सिंगल बैलेट बॉक्स सिंगल बीबी। या एम लिख देता हूँ, मल्टीपल बैलेट बॉक्स। 2 में सिंगल बैलेट बॉक्स, 3 में माय गॉड ईवीएम। क्लियर है? 3 फेजेस में हमारे इलेक्शन चेंज हुआ। 57 तक, 1957 तक, 1997 तक, सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, 2004 तक। फिर 2004 से एट प्रेजेंट ये मेथड यूज़ होता है। क्लियर है? आज के रिजल्टर्स ये काम करनी है। आगे चलो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 1958। ये साइड वाले बॉक्सेस अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी भी। ओरिजिनल नेम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। स्कॉलर ऑफ इस्लाम, कोई बात नहीं, ये तो याद हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस लीडर, कोई बात नहीं। प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये चीज़ याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, पार्टीशन को अपोज करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। एजुकेशन मिनिस्ट्री इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? ही वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस ने पहले 3 जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, 1957, 1962 में इतनी डोमिनेंस कैसे ला दी, इतने वोट कैसे मिल गए इनको। अब ये चीज़ हम देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। अब 1952 का इलेक्शन हुआ, ये सब चैलेंजेस, ये सब चीज़ें करने के बाद 1952 का इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। और कोई इससे शौक नहीं होता, क्योंकि सबको पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतने ही वाली है। अभी जीतने के कारण क्या है? व्हाट वाज द रीज़न फॉर सच अ सक्सेस? लिख देता हूँ रीज़न, REASONS, रीजंस। कांग्रेस को फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जीतने के कारण क्या थे? पहला कारण था कांग्रेस का कि इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब जो नेता, जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए यानी कॉमन मासेस के लिए ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, ठीक है, मार्क कर देता हूँ, वापस समझाता हूँ कि कांग्रेस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन इतने भारी मेजोरिटी से कैसे जीत गई। पहला रीज़न था इट हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी जो नेशनल मूवमेंट को लीड करने वाले लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी। गांधी जी ने डायरेक्टली नहीं ज्वाइन किया था, वो दूर थे पॉलिटिक्स से, मगर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। और वही कांग्रेस अब इलेक्शन लड़ रही थी, तो लोगों को लगा कि इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो हमें इनका वोट करना एक ऑब्लिगेशन बनता है। इन्होंने हमें आज़ादी कराई, हम इन्हें वोट करेंगे ताकि ये हमारे भले के लिए काम करें। इट वॉज दी ओनली पार्टी, ये पहला हो गया, इट हैड इनहेरिटेड दी लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, लोगों को ऑब्लिगेशन मिला। दूसरा,
कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। कांग्रेस कब बनी थी? जब लिखना ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ये सब टॉपिक बनाना। तो लिखना इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885 बाय एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम ने। और बाकी की पार्टीज जो कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन 1952 का, वो या तो 1925 में बनी है कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी जो अलग हुई थी, स्वतंत्रता पार्टी। ये सब पार्टीज अभी बनी है, नई नई बनी थी उस टाइम पे, ताज़ा ताज़ा पार्टी थी। और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी 1885 वाली। उसने नेशनल मूवमेंट को लीड किया, लोगों के बीच में फेमस थी। और जब तक 1952 का इलेक्शन आया तब तक कांग्रेस गांव गांव, शहर शहर, गली गली तक फेमस हो गई थी। तो इसलिए कांग्रेस का जीतना तो तय था। पहला, इट हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। तीसरा, करिस्मेटिक लीडरशिप। जवाहरलाल नेहरू जो इंसान 13, 14, 15 साल के लिए जेल में था, ठीक है, तो उसका एक बहुत करिस्मेटिक लीडरशिप थी कि ये इंसान वो है जो हमारे लिए लड़ जाएगा, ब्रिटिशर से भिड़ जाएगा, जेल जाने में इसको कोई शर्म नहीं है, ये इतना हमारे लिए काम करने वाला इंसान है। उनका पर्सोना बहुत इतना इफेक्टिव था लोगों के बीच में। गरीब लोग, वही अगर आपने देखा हो, अभी 3 पेज पहले हमने देखा था कि BR अम्बेडकर कह रहे थे कि हमारे देश में हीरो वर्शिप की जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू को एज अ हीरो माना जाता था, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर थ्रू द कंट्री। अब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट करे थे, लोगों के बीच में पहले फेमस थे। उन्होंने पूरे कंट्री का कैंपेन किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों से सीधा डायरेक्ट जुड़ाव पाया, इसलिए लोगों ने उनके लिए और अच्छे से वोट किया। और ये 3-4 रीजन थे। When the first result were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. अब लोगों को पता तो था कि कांग्रेस जीतने वाली है, मगर इस मेजोरिटी से जीतने वाले किसी को आइडिया नहीं था। द पार्टी वोन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन लोकसभा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो इलेक्शन जीत रहे थे, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, ये जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो जीती कांग्रेस, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो कांग्रेस जीती, ये 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से जीती, ऑलमोस्ट। तो इसको एक टर्म दी जाती है, इसको आप आंसर में प्लीज़ लिख देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट, इसको लिख के आना। इस टर्म का नाम है कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम, इसका मतलब समझते हैं। कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। ये टर्म कॉइन की थी किसने? रजनी कोठारी ने, RK। ये टर्म कॉइन की थी रजनी कोठारी ने। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस का जीतना, मगर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से जीतना, कि बाकी सिर्फ कंटेस्ट कर रहे हैं, नाम नाम के कंटेस्ट करते रह गए। अभी कि इलेक्शंस का जीतना 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से इलेक्शन का जीतना, ठीक है। कांग्रेस सिस्टम क्वाइंड बाय रजनी कोठारी। इट मीन्स कि इलेक्शंस तो जीत रहे हो, मगर आप 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से जीत रहे हो। तो फर्स्ट 3 इलेक्शंस में जो कांग्रेस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से जीत रही थी, इसको टर्म दी गई कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस आती है और कांग्रेस इतने आसानी से जीत के चली जाती है। किसने दी थी? रजनी कोठारी ने टर्म कॉइन की थी, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से इलेक्शंस का जीतना। इसके एक 2 और मीनिंग होते हैं, वो सर्च कर लेना आप, ठीक है। अभी 2014 के बाद कुछ लोग बीजेपी को भी बीजेपी सिस्टम कहते हैं, कि बीजेपी इलेक्शंस जीत रही है और इतनी मेजोरिटी से जीत रही है, तो बीजेपी सिस्टम है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम इन नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स ओनली वोन 16 सीट्स। अब कांग्रेस कितनी सीट जीती थी? 364। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने इसके बाद सीट्स, ये याद रखना कि विच वॉज दी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ सीट्स, वोट्स में कौन थी? सोशलिस्ट पार्टी थी। सीट्स में कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कितनी सीट? 16। मैंने 3 बार इंटरलाइन कर दिया, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। कांग्रेस को कितने मिले थे? 364। सेकंड पार्टी कौन थी सीट्स के मामले में? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कितनी थी? 16 सीट्स। द स्टेट इलेक्शंस
with the state elections were held with the Lok Sabha elections, the Congress scored big victory in those elections as well. अब लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी कांग्रेस जीत गई, स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें भी कांग्रेस जीत गई ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के अंदर। मगर किस किस स्टेट में नहीं जीती, ये चीज़ याद रखना, कहाँ कहाँ नहीं जीती। त्रवनकोर कोचीन में ये कांग्रेस नहीं जीती, केरला का पार्ट है, मद्रास में नहीं जीती, उड़ीसा में नहीं जीती। इन पार्ट्स के अंदर कांग्रेस अपनी मेजोरिटी नहीं ला पाई। अगर आप नोटिस करोगे पार्ट्स क्या हैं, ये पार्ट्स कम्युनिस्ट डोमिनेटेड पार्ट्स हैं। केरला कम्युनिस्ट डोमिनेटेड पार्ट, मद्रास भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट डोमिनेटेड है, और उड़ीसा में भी गरीब लोग हैं तो कम्युनिस्ट का वहाँ पे थोड़ा सोशलिस्ट का होल्ड अच्छा है। फाइनली इवन इन दिस स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, मगर यहाँ पे भी सरकार तो बन गई कांग्रेस की। सो दे रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। तो कांग्रेस का अल्टीमेट रूल हर एक स्टेट पे था और हर एक नेशनल लेवल पे तो था ही। और जवाहरलाल नेहरू बन गए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये देखो, ये जो येलो में दिख रही है आपको, ये सारी कांग्रेस जीत गई थी स्टेट्स। ब्लू वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हुई, और रेड वाली है कम्युनिस्ट की जीती हुई, आई गेस, है ना, डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, हाँ वही कम्युनिस्ट की जीती हुई। 489, 494, 494 सीट्स थी, कांग्रेस जीती। याद कर लो, प्लीज़ याद कर लो। पहले इलेक्शन में हम भी देख के आए 364 सीट जीती कांग्रेस, फिर 371 और बढ़ गई, फिर 361। सीट्स कितनी थी ये भी याद कर लेना, 364 आउट ऑफ 489, 371 आउट ऑफ 494 एंड 361 आउट ऑफ 494। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत है? पहले इलेक्शन में 360, साथ में याद कर लेता जाओ। पहले इलेक्शन 364 आउट ऑफ 489, दूसरे इलेक्शन में 371 आउट ऑफ 494, तीसरे इलेक्शन में 361 आउट ऑफ 494। क्लियर है? और कहाँ कहाँ पे नहीं बनना, जम्मू कश्मीर और केरला में इनकी सरकार नहीं बनी। जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्रंट, केरला में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। हो गया। इन द सेकेंड एंड थर्ड इलेक्शंस 1957 एंड 1962। सेकेंड और थर्ड इलेक्शन कब हुए थे? 1957 एंड 1962 रिस्पेक्टिवली। कांग्रेस ने सेम पोजीशन होल्ड करी, 3/4 ऑफ द सीट्स जीतते गए, और अपोजिशन पार्टीज 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स नहीं ले पाए। कांग्रेस डिड गेट मेजोरिटी इन डिड नॉट। कुछ केसेस के अंदर कांग्रेस अपनी मेजोरिटी नहीं ला पाई थी, जैसे केरला में और जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है केरला 1957, जहाँ पे सीपीआई ने सरकार बनाई, और अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस कांग्रेस कंट्रोल द नेशनल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ दिए जाए तो कांग्रेस ने पूरे देश में ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में भी अपना रूल बना के रखा था। कांग्रेस वोटेड बैक 266 सीट्स नेक्स्ट। The extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system। ठीक है, अब हमारे इलेक्टोरल सिस्टम क्या था उस टाइम पे? ये कह रहा है कि कांग्रेस, अभी हम देख के आए कि अगर 4 सीटें हैं तो 4 में से 3 सीटें तो कांग्रेस जीत रही है, 3/4 ऑफ द सीट कांग्रेस सिस्टम, ये सब। मगर कांग्रेस को 50% ऑफ द वोट भी नहीं मिले। अगर सारे अपोजिशन वाले मिल जाए कैंडिडेट तो भी वो नहीं जीत पा रहे, ये कैसे पॉसिबल है? अब सपोज करो 100 लोग हैं वोट करने वाले, अगर आपको उसमें से 48 लोग वोट कर रहे हैं, तो जो 52 वाले हैं अगर वो मिल जाएंगे तो उनकी मेजॉरिटी बन जाएगी। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा, आपको 48% ऑफ दी वोट मिले हैं मगर आप 75% सीट जीत के बैठे हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है इसको ईजी समझाता हूँ। कांग्रेस ने 45% ऑफ दी सीट जीती 1952 के अंदर, मगर वो 74% ऑफ दी कांग्रेस ने 1952 के अंदर 45% ऑफ दी टोटल वोट्स पाए। अगर 100 लोग वोट करने वाले उनको 45% वोट मिले, मगर 74% ऑफ दी सीट जीत कैसे गए? क्योंकि हमारे देश में होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, यानी आपको जीतने के लिए 51 सीट्स नहीं चाहिए 100 में से, आपको 33 या 34 मिलेंगी। अगर आपके सामने वाले को 33, कंफ्यूजिंग कर दिया, सॉरी। अब मान लो 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, अब 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, 10 लोग वोट करने वाले हैं। आइडियली जीतना कौन चाहिए? जिसको 6 सीट्स मिलती, यानी 10 का हाफ से ज़्यादा मिलता है, 6 सीट्स। मगर अगर मान लो एक को 1 मिली, दूसरे को 2 मिली, या फिर एक को 3 मिली, दूसरे को भी 3 मिली, तो जिसको 4 मिलेंगी वो जीत जाएगा ना, क्योंकि 3 3 3 3 से ज़्यादा क्या होता है 4, और 3 3 6 + 4 10।
अगर आपको 3 मिली, मेरे को 3 मिली और किसी को 4 भी मिल गई ना, तो वो 4 वाला जीत जाएगा। ही डजेंट नीड टू गेट एनी मेजोरिटी और शी डजेंट नीड टू गेट एनी मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स। उसको 6 नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आप और मेरे से एक सीट ज़्यादा चाहिए। तो कांग्रेस को 50% ऑफ द वोट से ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि जो सामने वाला कैंडिडेट है उससे बस एक सीट ज़्यादा मिल जाए। अब समझ गए, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसकी वजह से कांग्रेस को और फायदा हुआ। एफ टी एफ पी टी पी, ये चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो वापस सुन लो, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने कंफ्यूजिंग कर दिया था शुरू में कि कांग्रेस को 51 सीट वोट्स नहीं चाहिए टोटल में से। कांग्रेस को सिर्फ उतने वोट चाहिए ताकि वो साथ वाले कैंडिडेट को हरा सके। तभी कांग्रेस को 45% वोट मिले, मगर उसको 74% सीट्स इसलिए मिली क्योंकि उसके साथ वालों को और कम सीट मिल रही थी। तो कांग्रेस को बस उनसे एक ज़्यादा वोट चाहिए, 1% वोट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब सीट्स के मामले में सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट। वोट्स के मामले में कौन थी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट्स? वोट्स वोट्स सोशलिस्ट। कौन थी? सोशलिस्ट पार्टी। और उनको 10% ऑफ द वोट्स मिले। अब इनको 45% ऑफ द वोट मिले, 74% सीट ले गए। इनको 10% वोट मिले हैं तो इनको एटलीस्ट 10-20 सीटें तो मिलनी चाहिए थी, मगर इनको सिर्फ 3% ऑफ द सीट मिली। बताओ क्यों? क्योंकि वोट तो मिले, मगर जहाँ जहाँ इनको वोट मिले वहाँ पे कांग्रेस को इनसे ज़्यादा वोट मिल गए, तो ये हार गए। हाउ डिड दिस हैपन? फॉर दिस यू नीड टू रिकॉल द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड इन योर टेक्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क लास्ट ईयर। ये चीज़ आपको पता भी होगी, ठीक है। In this system of election that has been adopted in our country, the party that gets more than other tends to get much more than its proportional share. वही कहना चाह रहा है कि आपको 50% ऑफ दी सीट ज़्यादा नहीं लानी, आपको बस अपने अपोजिशनल कैंडिडेट से एक सीट ज़्यादा लानी और आप जीत जाओगे, बजाय आपके कितने मर्जी परसेंट ऑफ दी वोट्स मिल रहे हो। ठीक है, इफ वी एड अप दी वोट्स ऑफ ऑल दी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स, it was more than the vote of Congress, but not non-Congress votes were divided among between the rival parties and candidates. कह रहे हैं कि अगर हम नॉन कांग्रेस वोट्स को मिला दे तो कांग्रेस से ज़्यादा है, मगर वो बट गए हैं आपस में, वो डिवाइड हो चुके हैं, तो इसलिए उनको जीतना नामुमकिन है। सो द कांग्रेस वाज स्टिल वे अहेड ऑफ द अपोजिशन एंड मैनेज्ड टू विन। ठीक है, अब सेकंड जो लीडर हमारे पास है वो है राजकुमारी अमृत कौर। ये रही। A Gandhian and freedom fighter, belonged to the royal family of Kapurthala. याद कर लेना, royal family Kapurthala. Inherited Christian religion from her mother. Member of Constituent Assembly. ये अब इसके आगे जो आ रहा है वो important है। Minister for Health in Independent India, first ministry. और 1957 तक इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। कौन थी? पहले क्या पढ़ा था? एजुकेशन मिनिस्टर। कौन था? ये रे, बताओ बताओ कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हेल्थ मिनिस्टर कौन था? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर। सब कर लिया? हाँ, ये कर लिया। अब देखते हैं 1957 में जो केरला में कम्युनिस्ट जीता, उनके साथ क्या हुआ। एज अर्ली एज इन 1957 कांग्रेस पार्टी ने केरला के अंदर हार का सामना किया। ठीक है, in the assembly elections held in March 1957, assembly election समझ गए, स्टेट इलेक्शंस जो 1957 में हुए, उसमें इनको मिले 60 सीट्स, 126 सीट्स हैं। 126 का 51% कितना होता है? 64 सीट्स चाहिए थी इनको सरकार बनाने के लिए, थी कितनी इनके पास? 60। इनको 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी सपोर्ट किया, कितनी बन गई? 60 + 5 65। चाहिए कितनी थी? 64, मतलब सरकार बन गई। द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नंबूदिरीपत। अब गवर्नर ने इनको बुलाया, कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे, कि आओ अपनी सरकार फॉर्म कर दो। और ये इतिहास में पहली बार था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक वे से लड़ रही है। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी को समझे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को समझे, वो ये कहते हैं कि हमें आर्म्ड रेवोल्यूशन करके इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को या फिर इन सब इंस्टीट्यूशन को फेंक देना है और ऐसी सरकार लानी है जो गरीबों के लिए काम करे। ठीक है,
ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, ये कम्युनिस्ट सिस्टम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ना होकर स्टेट के अगेंस्ट होते हैं अगर हम माने तो। मगर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को गरीबों का साथ लेके इन्होंने डेमोक्रेटिक वे से ही जीत गए। बताओ, जिस चीज़ को अपोज करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके ही जीत गए। समझ रहे हो कितनी सरप्राइजिंग आयरनी वाली बात है कि मैं आपको हेट कर रहा हूँ मगर मैं आपका दोस्त बन के आपको ही जीत गया, ऐसा कुछ वाली बात हो गई। समझ गए। 1957 में कांग्रेस सरकार केरला में हार गई, पार्टी को 60 सीट्स मिली और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इनको 126 सीट्स में मेजॉरिटी मिल गई। और लूजिंग पावर इन द स्टेट द कांग्रेस बिगेन अ लिबरेशन स्ट्रगल। अब कांग्रेस इतनी स्टेट्स में जीत रही है, नेशनल लेवल जीत के, एक स्टेट में हार गई तो ईगो हर्ट हो जाता है। तो वही हुआ, कांग्रेस ने लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दिया स्टेट के अंदर कि आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। द CPI हैड कम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। अब CPI को इतने वोट्स मिले क्यों? क्योंकि CPI ने वहाँ के गरीब लोगों को वायदा किया कि हम यहाँ पे रेडिकल मेजर्स लाएंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट देंगे। वो जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो लेफ्ट विंग वाला, कि गरीबों के लिए सब है, अमीरों से छीन छीन के गरीबों में बांटेंगे। तो गरीब खुश हो गए और गरीबों ने वोट कर दिया। द कम्युनिस्ट क्लेम दैट द एगिटेशन वॉज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लिबरेशन स्ट्रगल शुरू हुआ, कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि ये दूसरे इंटरेस्ट के लोगों ने और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे अगेंस्ट करवाया है। और वहाँ पे इंटरनल मतलब ऐसे कलेश, लड़ाई वगैरह शुरू हो गए 1957 में। 59 में 2 साल के बाद सेंटर ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया कि तुमसे ये इंटरनल कलेश मैनेज नहीं हो रहे, यहाँ पे इतना वो रखा है, क्या बोलते हैं, अनार्की क्रिएट हो रखी है, तुम्हारी गवर्नमेंट एफिशिएंट है, तो तुम डिसमिस हो जाओ, यहाँ पे गवर्नर का रूल आएगा। आर्टिकल 356 का यूज करके कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया। द डिसीजन proved very controversial and was widely cited as one of the prominent instances of the misuse of the constitutional emergency powers. 3 emergency powers हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, 56 स्टेट इमरजेंसी जो यहाँ पे लगा, और 60 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 52 जो होगा वो अभी हम 7th चैप्टर में जो नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। 56 याद कर लो, दिमाग में घुसा लो कि आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है और वहाँ पे गवर्नर का या फिर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है बेसिकली। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लगाई गई। अगर आर्टिकल 360 और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसमें होता क्या है ये जान लो, इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी जान लो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी रोक दी जाती है और मेक श्योर किया जाता है कि हमारे देश की जो इकॉनमी है वो साउंड की जाए। अभी तक ऐसी इंस्टेंस नहीं हुआ है और हो भी ना, मैं तो कह रहा हूँ। आओ कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला को समराइज कर देते हैं। 1957 में केरला के अंदर स्टेट इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस पहली बार यहाँ पे हार जाती है। EMS नंबूदिरीपत की कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट्स मिलती है और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनको मेजॉरिटी मिल जाती है 126 सीट्स के अंदर। कांग्रेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वही यहाँ पे लिबरेशन स्ट्रगल को शुरू कर देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे इसलिए इतने वोट्स गेन कर पाई क्योंकि उन्होंने गरीबों को वादा किया था कि हम अमीरों से रिसोर्सेज लेके या फिर रेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अमीरों से पैसे लेके आपके बीच में बांट देंगे, अमीरों से ज़मीन लेके आपके बीच में बांट देंगे। तो गरीब लोग खुश हो गए और इनके लिए वोट किया। मगर 1959 में कांग्रेस की सरकार ने या फिर पंडित नेहरू की सरकार ने इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया आर्टिकल 356 के तहत कि आपसे इस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन किया जा रहा, आप इतने एफिशिएंट नहीं हो, जिसकी वजह से लोग नाराज हो गए और सड़कों पे प्रोटेस्ट करने आ गए। ये देखो उनकी फोटो, ये क्लियर है। सोशलिस्ट पार्टी। The origins of Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress. 1917 के अंदर रशिया के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने अपनी ब्रांचेस थ्रू आउट दी वर्ल्ड फैलाना शुरू कर दिया। और हम उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, गरीब बहुत थे, तो जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि भगत सिंह हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए या फिर ये हमारे नेताजी हो गए, इन सबको सोशलिस्ट ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बड़ी पसंद आई।
तब से लेके आज तक हमारे देश में, मतलब तब से लेके इंडिपेंडेंट तक सोशलिस्ट जो ये आइडियोलॉजी थी इसके बहुत गहरी पकड़ थी। तभी अगर आपने देखा हो तो नेहरू जी के जितने भी वर्क्स हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सोशलिज्म दिखता है कि नेशनलाइजेशन करना और इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना, हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना, और तभी हमारे और रशिया के रिलेशंस अच्छे थे और आज भी हैं। तो वही है, बैकग्राउंड बता रहा था। ओरिजिन्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट स्टेज क्या था? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म की गई थी? 1934। यंग लीडर्स हु वांटेड मोर रेडिकल एंड इगलिटेरियन कांग्रेस। कौन थे इसके अंदर? नेहरू जी और ये बोस जी, ये सब थे। इन 1948 द कांग्रेस अमेंडेड, इस पार्टी के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, आई एम नॉट श्योर मेंबर थे नहीं थे, मगर वो यंग लीडर्स थे जो रेडिकल और इगलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे, वो थे। इन 1948 द कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या होता था कि कांग्रेस कहती है कि आप दूसरे पार्टी के अंदर भी रह लो और आप हमारी पार्टी में भी रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1948 में उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिया, या तो आप दूसरी पार्टी में रहोगे या हमारी पार्टी में रहोगे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको अलग करना तो कर दो। तो इसकी वजह से सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई, उन्होंने अपने नाम से कांग्रेस ही हटा दिया। पहले क्या था? इनिशियली उनका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया 1948 में, कहते हुए या तो आप दूसरी पार्टी में रहोगे या हमारी पार्टी में रहोगे। तो इन्होंने अपने नाम से कांग्रेस हटा के सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी बना लिया 1948 के अंदर। क्लियर है? कांग्रेस अब सोशलिस्ट पार्टी ने 10% ऑफ द टोटल वोट्स पाए, मगर 3% ऑफ द सीट्स ले पाए, जिसकी वजह से इसके सपोर्टर्स बड़े खफा हो गए कि यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ। द सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे और ये कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है क्या? कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करेंगे और रिसोर्सेज को लोगों के बीच में इक्वली बांटेंगे, या फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स को ऐसे लाएंगे ताकि गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना बनता जाए, दोनों के बीच में पैरिटी एक साथ हो जाए। जो कांग्रेस से बिल्कुल अलग था और कम्युनिस्ट से भी बिल्कुल अलग था। कम्युनिस्ट तो रेवोल्यूशन में विश्वास करते और कांग्रेस कहीं ना कहीं अमीरों का साथ दे देती थी। यह कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे कि तुम अमीर लोगों का साथ देते हो, लैंडलॉर्ड्स का साथ देते हो और वर्कर और पीजेंट को इग्नोर मारते हो। मगर सोशलिस्ट पार्टी को शौक तब लगा जब 1955 के अंदर कांग्रेस ने अपना रोल या फिर अपना गोल डिक्लेयर कर दिया, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब कांग्रेस जिस चीज़ पे सोशलिस्ट पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन, कांग्रेस ने कहा कि हमारा भी सेम वही है, शुरू से है। नेहरू जी थे तो नेहरू जी तो सोशलिस्ट पार्टी को प्रीडेट करते हैं, उनसे पहले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये चीज़ ऑफिशियल कर दिया। अब सोशलिस्ट पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं एजेंडा जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन लड़े। तो दस इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू द कांग्रेस। वो अब कांग्रेस से किस बेसिस पे लड़े? क्योंकि जिस बेसिस पे ये लड़ते हैं कांग्रेस ने वो अपना लिया। तो राम मनोहर लोहिया और बाकियों ने कांग्रेस से डिस्टेंस बना लिया, उनसे क्रिटिसिज्म से दूर हो गए। और अशोक मेहता जैसे कुछ लोग, उन्होंने कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, आपका और हमारा एजेंडा तो सेम ही है कि हमें गरीबों के लिए काम करना है, तो एक साथ मिलकर कर लेते हैं। ऐसा हो गया। The Socialist Party went through many splits and reunions leading to the formation of many socialist parties. अब सोशलिस्ट पार्टी के कई ज़्यादा बंटवारे हुए और रीयूनियन हुए, जिसकी वजह से किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया, एस एम जोशी इसके लीडर्स थे। याद कर लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन लीडर्स थे सोशलिस्ट पार्टी के। और आज की डेट की समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर भी सोशलिस्ट पार्टी से अपने रूट्स को ट्रेस करते हैं। इसको समराइज किया जाए, सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? पहले ना मुझे मार्क करना पड़ता है इंपॉर्टेंट, फिर मैं समराइज कर दूंगा ताकि एज अ स्टोरी टाइप आपके दिमाग में घुस जाए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1934 के अंदर। स्प्लिट मतलब ये कांग्रेस से अलग कब हुई? 1948 के अंदर, जब कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया कहते हुए कि या तो आप दूसरी पार्टी के मेंबर रहोगे या हमारे पार्टी के मेंबर रहोगे।
जिसकी वजह से सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, 1948 के अंदर। ये कांग्रेस से और कम्युनिस्ट पार्टी से अलग थे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव रखते थे। ये बिलीव रखते थे कि हम डेमोक्रेटिक वे से जाके इलेक्शन से लड़के स्टेट के इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करेंगे, सरकार को कंट्रोल करेंगे और रिसोर्सेज को गरीबों के बीच में बांट देंगे, जिससे अमीर अमीर नहीं हो पाएगा और गरीब गरीब नहीं रह पाएगा, दोनों के बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। मगर इनको डिलेमा फेस करना पड़ा 1955 के अंदर, जब कांग्रेस ने अपना मोटिव ही ये बता दिया कि हमें सोशलिज्म हमारा मोटिव है, गरीबों के लिए हम काम करेंगे। तो इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा और कांग्रेस से ये एक सेक्शन इसका कांग्रेस से अलग हो गया और एक सेक्शन कांग्रेस के साथ कोऑपरेशन में आ गया, कहते हुए कि आप और हम दोनों का एक ही एम है, गरीबों के लिए काम करना। क्लियर है? इसके लीडर्स थे राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी। आचार्य नरेंद्र देव, फ्रीडम फाइटर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। याद रखना, सेवरल टाइम इनको जेल भेजा गया फ्रीडम मूवमेंट में, पीसेंट मूवमेंट में एक्टिव थे, बुद्धिज्म के एक स्कॉलर थे और सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे इंडिपेंडेंस के बाद। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या रह गया इसके बाद? ये रह गया, ये रह गया, कम्युनिस्ट पार्टी रह गई, फैक्शंस, भारतीय जनसंघ बीजेपी, पोजीशन पार्टीज, स्वतंत्रता पार्टी हटा दी है लगता है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस को समझते हैं। अब इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे एक पार्टी का इतने समय तक रूल लाया। अगर हम दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें, तो यहाँ पे तो एक मेक्सिको का एग्जांपल था, वो भी हटा दिया लगता है। अगर हम दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें, वहाँ पे भी वन पार्टी डोमिनेंस था। मगर ये पेपर में लिख के आना, इंडिया हैड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, नॉट अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। मैंने फ़र्क बताया था कि डोमिनेंट पार्टी सिस्टम के अंदर मल्टीपल पार्टीज होती है, मगर इलेक्टोरल जो वोटर्स होते हैं वो एक ही पार्टी को देखना चाहते हैं, जो हमारे देश में हुआ। वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होती है जिसको ना चाहते हुए भी वोट करना पड़ता है। वही चीज़ है, डिफरेंस है कि इंडिया का और बाकी देशों के बीच में क्या डिफरेंस था। बाकी देशों में एक पार्टी का डोमिनेंस डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके किया गया था, कि डेमोक्रेसी से उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, इसलिए वन पार्टी सिस्टम था। ठीक है, जैसे कि चाइना, ये भी याद रखना, चाइना, क्यूबा, सीरिया, CUT में आ जाता है, चाइना, क्यूबा, सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि सिंगल पार्टी होगी। ठीक है, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और इरिट्रिया में लीगल और मिलिट्री के बेसिस से सिंगल पार्टी रूल है। मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान भी कुछ समय पहले तक वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे। 3 है इसके अंदर, दिमाग के बीच में बिठा लो, ये और ये। चाइना, क्यूबा, सीरिया, वापस चाइना, क्यूबा, सीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सिंगल पार्टी होगी। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और इरिट्रिया के वहाँ पे सिंगल पार्टी डोमिनेंट रूल है, क्योंकि वहाँ पे लीगल और मिलिट्री सपोर्ट करती है वन पार्टी रूल को। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट की वजह से वन पार्टी रूल है। और कुछ समय पहले तक मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान भी वन पार्टी डोमिनेंट कंट्रीज थी। मगर हमारे यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ना मिलिट्री सपोर्ट करती है, ना लीगल मेजर्स है, तो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था। क्यों था वो हम देख के आए कि इनहेरिटेड लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी थी, कैरिस्मेटिक लीडरशिप था, लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दी कंट्री तक फैली हुई थी, रेनबो लाइक पार्टी थी। अभी हम देखते हैं रेनबो लाइक पार्टी थी, सेंट्रलिस्ट पार्टी थी, ये सब देखते हैं। ये कह रहा है कि बाकी देशों में जो ये सिंगल पार्टी डोमिनेंट रूल आता था, ये पहले प्रॉमिस करते थे कि एक बार हमारे देश की कंट्री की जो सिचुएशन है वो सुधर जाए, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। मगर कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बनी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर ही,
कांग्रेस ने कोई गड़बड़ नहीं की, कांग्रेस ने कोई मिलिट्री का यूज़ नहीं किया, कांग्रेस ने कोई लीगल मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन का किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। कांग्रेस की अगर हमें विक्ट्री किसी से मेजर करनी है तो वह है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से, ये भी याद कर लेना। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस इन साउथ अफ्रीका, जब अपार्थाइड ख़त्म हुआ था, उसकी वजह से उनको इतने वोट्स मिले थे जितने कांग्रेस को इंडिपेंडेंट के वोट मिले। अगर कांग्रेस को किसी से कंपेयर करना है तो किससे करना है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से। उनको इतने वोट अफ्रीका में क्यों मिले, साउथ अफ्रीका में? क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड, वो एक ही कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया था। क्लियर है? द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? ये बता दिया मैंने। इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये भी बता दिया मैंने। मैनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये भी बता दिया मैंने, एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, ये लिख के आना है, ये उसी पॉइंट्स के अंदर ऐड कर देना। वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। और जब बाकी अपने कैंडिडेट्स चूज कर रहे थे तब कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बना रही थी कि ऐसे ऐसे करके जीतना। द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन, इनफैक्ट मैनी पार्टीज वर फॉर्म्ड अराउंड इंडिपेंडेंस। मैंने ये बात भी बता दी थी कि कुछ पार्टी तब बन रही थी जब कांग्रेस अपना कैंपेन लीड कर रही थी। नेहरू जी पूरे इंडिया घूम रहे थे। तो कांग्रेस हैड फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ये सब मैंने बता दिया आपको पहले। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, लोग जुड़ चुके थे कांग्रेस के साथ, इंक्लूसिव थी, ये सब फैक्टर्स याद है। ये सब फैक्टर लिख दोगे, ऊपर बता के आया हूँ, भूल मत जाना। 5-6 पॉइंट्स बन जाते हैं यहाँ से। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, एंटी कास्ट मूवमेंट सब जानते हैं, जस्टिस के लिए, दलित के जस्टिस के लिए लड़े थे, ये सब जानते हैं। स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को फॉर्म किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्लान था इनका फॉर्मेशन का। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पता है। मिनिस्टर इन दी नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1951 में रिजाइन कर दिया, क्यों? हिंदू कोड बिल के ऊपर। और 1956 में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। रफ़ी अहमद किडवाई, मिनिस्टर फ्रॉम यूपी 1937 और 46। कम्युनिकेशंस 3 पढ़ चुके हैं, एजुकेशन, हेल्थ और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन थे? रफ़ी अहमद किडवाई। फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर 1952-54। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। अभी कह रहा है कि आपको पता ही होगा कि 1885 के अंदर कांग्रेस एज अ प्रेशर ग्रुप बना था। मैंने बताया कांग्रेस का फॉर्म हुआ था 1885 के अंदर। किसने फॉर्म किया था? ए.ओ. ह्यूम के अंदर। ये एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर्म हुआ था कि जो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, प्रोफेशनल, कमर्शियल क्लास, अमीर लोग हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के कुछ चीज़ें चेंज करा सके अपने फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए। ठीक है, इसका अल्टीमेट मतलब इनिशियली एम ये था कि कुछ लोग मिलके गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के कुछ चीज़ें चेंज करा सके। मगर ये इवेंचुअली एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास, अर्बन एलिट। जब ये इनिशियली बना था तो मैंने बताया अमीर, पढ़े लिखे, ये शहर में रहने वाले लोग जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके कुछ पॉलिसीज़ अपनी फेवर में ला के या फिर इंडियंस के फेवर में लाना चाहते थे। मगर विद टाइम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और पहले जब ये पॉलिटिकल पार्टी थी तो इसकी जो लीडरशिप थी वो इन्हीं अमीर लोगों के पास थी। मगर जैसे जैसे गांधी जी आए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, ये सत्याग्रह होते रहे, तो धीरे धीरे करके कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी उसका प्राइस कम कर दिया। कितना कर दिया? 4 आना, यानी आज के 25 पैसे कर दिया, ताकि गरीब लोग उसके पार्ट बन सके, गरीब लोग इंक्लूसिव फील कर सके, गरीब लोगों को ये लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ साथ इसका सोशल बेस वाइडेंड होता गया।
जिसकी वजह से अलग अलग डाइवर्स ग्रुप, अमीर गरीब, ये लैंडलॉर्ड्स और वर्कर्स, लेबरर्स, ये लेफ्ट राइट, ये सब एक साथ मिलके कांग्रेस के अंदर उनको जगह मिल गई, और जो ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे, जैसे कि पीजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि मजदूर और मालिक, अर्बन ड्वेलर्स और विलेजर्स, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, वर्कर्स, ओनर, वही मिडिल क्लास, लोअर, अपर क्लासेस का सब कांग्रेस के अंदर मेंबर बन गए. All found space in Congress. Gradually, its leadership also expanded beyond upper class and upper class professionals to agriculture-based leaders with a rural orientation. अब जैसे जैसे मेंबर्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ के आने लगेंगे तो लीडर थोड़ी अमीर रहेंगे, लीडर भी धीरे धीरे करके रूरल पीपल बनने लगे, जो टैलेंटेड थे वो बनने लगे रादर देन जो अमीर थे. इसको बोलते हैं, ये चीज़ अंडरलाइन कर लो प्लीज़, लिख के आना, रेनबो लाइक सोशल कोलिजन. कांग्रेस को वी कॉल इट अ रेनबो लाइक सोशल कोलिजन. क्यों? रेनबो लाइक पार्टी और नीचे आएगा सेंट्रिस्ट पार्टी. रेनबो लाइक पार्टी, रेनबो का करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि रेनबो के अंदर डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं. तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस एक रेनबो लाइक सोशल कोलिजन था. इसके अंदर डिफरेंट लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, मालिक, मजदूर, सब. इसलिए इसको कहते हैं हम रेनबो लाइक सोशल कोलिजन, representing India's diversity in terms of class, caste, religion, languages and various interests. समझ गए? कांग्रेस का कैरेक्टरिस्टिक रेनबो की तरह था क्योंकि ये इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था. इसके मेंबर अमीर भी थे, गरीब भी थे, मजदूर भी थे, मालिक भी थे, सब थे. Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often did they not and continue to exist within the Congress as groups and holding different. आइडियोलॉजिकल कोलिजन आ गया. इसको आप, ओ माय गॉड, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. इसको आप लिखना सेंट्रलिस्ट पार्टी. सेंट्रल सेंट्रलिस्ट पार्टी. पहला हमने देखा कि कांग्रेस एक रेनबो टाइप कोलिजन था. अब कांग्रेस एक सेंट्रलिस्ट टाइप पार्टी भी थी. अब इसके अंदर लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी दोनों मिलती थी. लेफ्ट की भी बात सुनी जाती थी, राइट की भी बात सुनी जाती थी. तो ये कांग्रेस इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करता था. कांग्रेस आज की डेट में भी एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, तब की डेट में भी एक सेंट्रलिस्ट पार्टी था. ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी, लेफ्ट के आर्ग्यूमेंट सुनेगा, राइट के आर्ग्यूमेंट सुनेगा, राइट वाली पार्टी के, और दोनों के बीच में एक सेंटर का डिसीजन लेगा. लेफ्ट वाले कहेंगे गरीबों के लिए काम करो, राइट वाले कहेंगे कि अमीरों के लिए काम करो, ये कहेंगे कि दोनों के लिए काम कर लो. तो ये एक सेंट्रलिस्ट पार्टी भी थी. रेवोल्यूशनरी पैसिफिस्ट, अब कुछ ग्रुप्स कहते थे कि आओ अंग्रेज़ों को लड़, मतलब कि हथियार लेके उनके ऊपर गोलियां चला के भगा दे. दूसरे थे पैसिफिस्ट, नहीं प्यार से डील कर लेते. कुछ थे कंजर्वेटिव, कुछ थे रेडिकल, कुछ थे एक्सट्रीमिस्ट, कुछ थे मॉडरेट. तो इन सब के बीच में कुछ थे राइट, कुछ थे लेफ्ट. ये सारी शेड्स को मर्ज करता था, सारी शेड्स के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करता था. रेनबो लाइक पार्टी क्यों था? क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट करता था. सेंट्रलिस्ट टाइप पार्टी क्यों था? क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता था. समझ गए? कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था जहां पे न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल मूवमेंट के अंदर आते थे. अब उस समय पे मैंने बताया कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था. तब तक कांग्रेस अलाउ करता था कि आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखो, अलग आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, मगर आप कांग्रेस के पार्ट रह सकते हो. ये कब चेंज हुआ? 1948 के अंदर, जब कांग्रेस ने कहा अगर आपका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग आइडियोलॉजी है, तो आप अलग हो जाओ हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि तब तक तो आज़ादी मिल गई. अब हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए अगर हमारे मतभेद होते हैं तो छोड़ दो. क्लियर है? रेनबो लाइक पार्टी क्योंकि डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रलिस्ट पार्टी क्योंकि बैलेंस स्ट्राइक करता है दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में. अर्लियर वी हैड अ कोलिजन इन अ पार्टी, नाउ वी हैव कोलिजन ऑफ पार्टीज. एग्जैक्टली. पहले कांग्रेस के अंदर कोलिजन होते थे लेफ्ट राइट के, अब कांग्रेस के बाहर होते हैं. पार्टीज क्यों होते हैं कि लेफ्ट और राइट पार्टी का कोलिजन है. ठीक है, पहले लेफ्ट और राइट पार्टी का कोलिजन होता था विद इन द कांग्रेस. ठीक है, तो क्या हमारी कोलिजन सरकार है 1952 से? ये क्वेश्चन है दिमाग घुमाने वाला.
आओ अब कम्युनिस्ट पार्टी को पढ़ते हैं। CPI। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये सर्च करो, ढूंढो खुद से, क्योंकि मैं अगर हर चीज़ बताऊंगा तो दिमाग यूज़ करना बंद कर दोगे। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ सर्च करो। अगर नहीं समझ आते तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इन दी अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप्स एमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब क्यों धीरे धीरे करके 1920s में कम्युनिस्ट ग्रुप उभरने लगे, क्योंकि 1970 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में हुआ। उन्होंने अपना जो रूलर था, अपने जो इंपीरियल पावर थी, रूलर था, उसको उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ पे गरीबों की सरकार लाई। वो लेबर्स पीजेंट अपनी सरकार लेके आए, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया कि आपके गरीब भी एक रेवोल्यूशन ला के अमीरों को भगा के अपनी सरकार ला सकते हैं, ठीक है। इसी के वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई। फ्रॉम 1935 कम्युनिस्ट पार्टी मेनली फॉर्म विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1935 से कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के विधिन ही काम कर रही थी, मगर ये कांग्रेस से अलग कब हुए, 1941 के अंदर, जब कम्युनिस्ट ने ब्रिटिश का साथ देना चाहा नाजी जर्मनी के अगेंस्ट। मगर कांग्रेस वाले चाह रहे थे कि रुको, ओके, तो इनके वेस अलग वापिस समझाता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया का इन्फ्लुएंस कहाँ से आया था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, जहाँ पे वहाँ के लेनिन ने अपने जो तसार वहाँ का लीडर था उसको उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पे गरीबों की सरकार लाई, जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की गई। और ये 1935 से लेके 1941 तक कांग्रेस के विदिन काम करते थे। मगर 1941 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश का साथ देना सही समझा और कांग्रेस वाले ब्रिटिश का साथ नहीं दे रहे थे। इन्होंने ब्रिटिश का साथ देना सही समझा कि नाजी जर्मनी के अगेंस्ट में। क्लियर है, क्योंकि नाजी जर्मनी उस टाइम पे गरीबों के ऊपर बहुत अत्याचार उठा रहा था। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया फॉर्म कब हुई थी, ये चीज सर्च करना। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज द CPI हैड अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी। अब बाकी नॉन कांग्रेस पार्टी के पास इतने कैडरे नहीं था, इतने लोग नहीं थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे। हाउएवर इंडिपेंडेंस रेज डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी, द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल द पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मगर आज़ादी मिलने के बाद जो पहला क्वेश्चन इन्होंने रेज किया कि क्या हमारी आज़ादी सही है या हमें लीज पे दे रखी है, या फिर एक शैम है, एक बोगस है, एक नकली आज़ादी दी गई है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे देश के अमीरों को रूल ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं ये तो नहीं हुआ, या फिर वो कुछ साल के बाद वापस आ जाएंगे, ये नकली आज़ादी है बेसिकली ये। तो इनको यही डर था, तो इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हम इन लीडर से, नेहरू वगैरह से पावर लेके रहेंगे, और इन्होंने आर्म्ड रेबेलियन शुरू कर दिया, लेग गोलियां उठाई और चलानी शुरू कर दी तेलंगाना वाले एरिया में, सरकारी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, पुलिस मिलिट्री जो भी आते हैं उस पर गोलियां चलाने शुरू कर दी। और मगर फिर मिलिट्री अपने ऊपर आई, कम्युनिस्ट पार्टी को दबा दिया गया, मिलिट्री ने ऐसी तैसी कर दी, आर्म फोर्सेस इनको क्रश कर दिया कि आओ तुम्हें हम बताते हैं। और दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि नहीं यार, हम कुछ गलत सोच रहे थे, तो सही में असली पावर इंडियंस के पास ही है। और इन्होंने डिसाइड किया 1951 में कि हम वायलेंट पाथ यानी फिर गोलीबारी का रास्ता छोड़ के अब इलेक्शंस लड़ेंगे। और ये बनी सेकंड पार्टी जिसने सीट्स के मामले में सेकंड बनी, 16 सीट्स पाई और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। इनके वोट कहाँ से आए थे, आंध्र प्रदेश की साइड, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, यहाँ पे एरिया में गरीब और मजदूर लोग बहुत थे। ए के गोपालन, ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इसकी मुझे, सॉरी। EMS जम्बू दिरीपत, PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरया वर अमंग द नोटेबल लीडर्स इन दी CPI। और इस पार्टी का 1960, ये चीज़ याद रखना, CUT में आ जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट कब हुआ था, 1964 में, जो 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया। तो कम्युनिस्ट पार्टी का 2 साल के बाद 1964 में स्प्लिट हो गया। एक पार्टी बनी प्रो सोवियत यूनियन यानी प्रो रशिया वाली, एक पार्टी बनी प्रो चाइना वाली। प्रो सोवियत वाली पार्टी, जो प्रो रशिया वाली पार्टी थी, उसका नाम CPI ही रहा, मगर प्रो चाइना वाली पार्टी CPIM बन गई।
अब देख लो, जिस देश ने, चाइना ने हमें 1962 में हराया, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करी, 1964 में ये पार्टी डिवाइड होके एक अलग सेगमेंट बनाती है कि हम चाइना को सपोर्ट करते हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी समझ लो कैसे होंगे कि उस देश को सपोर्ट करेंगे, उस प्रो चाइना होंगे जिस देश ने 2 साल पहले हमारे देश की ऐसी तैसी कर दी थी, और आज की डेट में भी पार्टी एग्जिस्ट करती है। आओ इसको एक स्टोरी टाइप फॉर्म में वापस समझ लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया फॉर्म कब हुई थी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस कहाँ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया से, जिन्होंने अपने अमीर लोगों को उखाड़ के फेंक दिया था, अपने लीडर को उखाड़ के फेंक दिया था और वहाँ पे गरीबों की सरकार लाई थी। ये 1935 से 1941 तक कांग्रेस के साथ काम करते थे, मगर 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना चाहती थी और ये ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स नाजी जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था, और ये नाजी जर्मनी को इसलिए हेट करते थे क्योंकि नाजी जर्मनी गरीबों पे अत्याचार उठा रहा है। आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद इनका पहला क्वेश्चन ये था, क्या ये आज़ादी सच है या बोगस है, शैम है, क्या ये झूठ मूठ की आज़ादी है। तो इन्होंने तेलंगाना में आर्म्ड अपराइजिंग करी, बंदूकें लेके सरकारी इंस्टीट्यूशन पे चलाना शुरू कर दिया, पुलिस वालों पे, आर्मी वालों पे। तो फिर इन्हें क्रश किया गया, इंडियन आर्मी आई और इनको दबा दिया गया, इनको मार डाला गया क्योंकि तुम हमारे अगेंस्ट गोलियां चलाओगे, अब तुम्हारा मरना तय है। फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये आज़ादी सचमुच की है, और इन्होंने अब डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने का चाहा। 1952 के इलेक्शन में, 1951 में सोचा था, 1952 में इलेक्शन थे। 1952 के इलेक्शन में इन्हें मिली 16 सीट्स, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी सीट्स के मामले में। और इनके वोट्स कहाँ से आए, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरला और बिहार से। इसके फाउंडर्स कौन थे, ये सब। और 1964 के अंदर इसका मेजर स्प्लिट हुआ जब सीपीआई बना जो प्रो सोवियत यूनियन था और सीपीआईएम बना जो प्रो चाइना था, ठीक है। ए के गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे, केरला से, कांग्रेस वर्कर थे, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया 1939 में, और स्प्लिट के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने। स्प्लिट के बाद सीपीआईएम के मेंबर बने, प्रो चाइना की, क्या बात है। एंड वर्कड फॉर स्ट्रेंथनिंग द पार्टी, रिस्पेक्टेड एज अ पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1952, क्या बात है। सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस से लेटर अलग हो गई, क्यों होगी, क्योंकि 1948 में मैंने बताया था कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया और कहा या तो आप दूसरी पार्टी के मेंबर रहोगे या हमारी रहोगे, ठीक है, एंड बिकेम अपोजिशन पार्टी। Despite differences regarding the method, specific program and policies, the party managed to contain, if not resolve, different political concerns. ऐसी ही लाइन है। अब है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस होते क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं। फैक्शंस आर बेसिकली ये जो डिफरेंट ग्रुप्स थे ना, सेंट्रलिस्ट पार्टी में राइट वाले, लेफ्ट वाले, ये रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, रेडिकल, कंजर्वेटिव, इनको फैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। द कोलिजन लाइक करेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। अब कांग्रेस ने इन सबको ना अपने अंदर मर्ज कर रखा था, तो कोई डिफरेंस कोई अपोजिशन पार्टी का होने का नाम नहीं बनता था। कोई अपोजिशन पार्टी होगी तो नाम नाम की रहेगी, तो जिसकी वजह से कांग्रेस को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। क्या क्या स्ट्रेंथ मिली, फर्स्ट एकोमोडेटिव बन गई कांग्रेस। कांग्रेस हर किसी को हाँ कर देती थी, आपको आना है हमारी पार्टी में आ जाओ, ठीक है। तो कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले पाती थी और हर एक चीज़ में स्ट्राइक करती थी बैलेंस, कि हम बीच का ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, इंक्लूसिविटी, कांग्रेस के होल मार्क्स बन गए। अब मान लो आप लेफ्ट को भी मैनेज करो, राइट को भी मैनेज करो, तो ना आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हो ना आप राइट की तरफ जा सकते हो, आपको हर एक बारी बीच में ही रहना होगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिविटी। दिस स्ट्रेटेजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफिकल्टी। अब बीच में रहोगे तो ये भी रहेंगे कि चलो ठीक है कुछ तो आया हमारी तरफ, ये भी रहेंगे चलो कुछ तो हमारा हमारी तरफ, तो अपोजिशन की तरफ कोई जाता ही नहीं था। तो अपोजिशन के लिए मुश्किल हो जाता था कि भाई अब हम वोट कैसे लेंगे। तो जो अपोजिशन पार्टी को कुछ कहना होता था, मान लो कोई लेफ्ट की अपोजिशन पार्टी है, उसको कुछ कहना है या पॉलिसी में चेंज कराना है, तो वो कांग्रेस की लेफ्ट की पार्टी को अप्रोच करते थे कि भाई ये चीज़ें हैं, थोड़ी ये भी सॉल्व करवा लो। तो वो पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करती थी ताकि ये चीज़ कांग्रेस के बीच में रखी जाए और कांग्रेस उस चीज़ पे काम कर सके, समझे, ये इसका स्ट्रेंथ थी। सेकेंडली, a party in a party that has the nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambition of various group and leaders are accommodated। कह रहा है कि इसी इंटरनल फैक्शन की वजह से कांग्रेस को इंटरनल डिफरेंसेस मैनेज करना आ गया और वेरियस ग्रुप्स के
एम्बिशंस और लीडर्स को मैनेज करना आ गया, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में भी कांग्रेस यही करता था और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कांग्रेस यही कर रहा है। दैट इज़ वाई अगर कोई ग्रुप कांग्रेस से हैप्पी नहीं था, लेफ्ट वाला या राइट वाला, तो वो अलग नहीं होता था, वो कांग्रेस के बीच में रह के क्रिटिसाइज करता था कांग्रेस की ही पॉलिसीज़ को। इतना दम था उस टाइम पे कांग्रेस में। दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। इन्हीं ग्रुप्स को हम फैक्शंस कहते हैं। अब कुछ फैक्शंस आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस पे थे और कभी कभी ये फैक्शन पर्सनल एम्बिशन और राइवलरीज पे भी बनते थे। अब कईयों की आइडियोलॉजी अलग होती थी, कहीं कहीं ऐसे फैक्शन बना लेते थे कि 5 लोग का ग्रुप मिलके इन 5 लोगों के ग्रुप को हेट कर रहा है, इसलिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये इसके खिलाफ ही वोट करेंगे, ठीक है। Since there was a room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. ये मैंने बता दिया। Most of the state unit of the Congress were made up of numerous factions. National levels पे तो ये faction थे ही थे, मगर state level पे भी ये faction थे, ठीक है। इसलिए कांग्रेस एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी। हाँ कर लो, मैंने ऊपर बताया था, लिख दिया था ऊपर तो। The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influence policy and decision making from the margins. अब ये समझते हैं, एक फ्लो चार्ट ही बना देता हूँ, क्या याद रखोगे। लेफ्ट का फैक्शन, राइट का फैक्शन, स्ट्राइक का बैलेंस, कांग्रेस की पोजीशन, कांग्रेस, अलग अलग फैक्शंस, उनके बीच में कांग्रेस के सारे डिसीजंस ना यहाँ पे होते थे सेंटर पे, ठीक है। अब कोई पार्टी यहाँ है, इनके बाहर है कांग्रेस की, तो वो पार्टी सिर्फ मार्जिन से इन्फ्लुएंस कर दी थी इनको कि भाई देखो ये हमारी पॉइंट यहाँ रखो ताकि यहाँ पे डिसीजन लिया जा सके, समझ गए। फ्रॉम द मार्जिन्स, ये रहा मार्जिन, हमारा मार्जिन बाहर बाहर से, क्लियर है। दे वर फार रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। ये लोग कितने दूर हैं अथॉरिटी से, दिख रहा है, ये अथॉरिटी यहाँ पे है और ये लोग कितने दूर हैं, समझ गए। इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज एंड क्रिटिसाइज, सेंश्योर्ड एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म। ये जो फैक्शन था ये बैलेंसिंग होता था। अब यहाँ पे हर एक चीज़ को बैलेंस कर दिया जाता है, ना हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हर एक चीज़ पे बैलेंस्ड आउटकम आएगा। इसी वजह से फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज और कंपटीशन का ही था, बैलेंसिंग का ही था। इसलिए जो फर्स्ट डिकेड था उसमें कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस ही अपोजिशन पार्टी थी, समझ गए। ये फ्लो चार्ट है, समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो वापस देख लेना, आपको फिर समझ आ जाएगा। आओ भारतीय जनसंघ फॉर्म किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। इसकी लीनियज आरएसएस है, आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो ये आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और हिंदू महासभा से, इंडिपेंडेंस के पहले। द जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, क्योंकि तब तक अलग पार्टी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कांग्रेस क्या गरीबों पे ध्यान देते थे, मगर ये नहीं देते थे। इट एम्फसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री, जो आज हमारे देश में होता है, वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन, एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ये कहते थे कि ठीक है गरीबों के लिए काम कर देंगे, सबके लिए काम कर देंगे, मगर आपको अपना कल्चर नहीं भूलना। क्योंकि कोई भी देश हो, ये जापान का एग्जांपल ले लो, जापान आज की डेट में मॉडर्न है मगर वो अपना कल्चर नहीं भूला है। तो हम भी मॉडर्न हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, किस बेसिस पे, अगर हम अपना कल्चर नहीं भूलेंगे, अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलेंगे। और इस पार्टी ने अखंड भारत बनाने की बात करी है कि इंडिया और पाकिस्तान को दोबारा जोड़ो, बांग्लादेश को दोबारा जोड़ो, और ये सबसे आगे थी लीड करने में कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहनी चाहिए, हिंदी को ही हमारा ऑफिशियल, हर एक चीज़ में ना, मतलब ये चाहते कि अपना कल्चर ना भूला जाए।
ये मानते हैं कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, आप भी मानते हो, सब मानते हैं। तो इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है? हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहनी चाहिए, सिर्फ हिंदी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमें किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें इंग्लिश के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी भाषा बोल के खुद ही डेवलप हो जाएंगे, खुद ही मॉडर्न हो जाएंगे। ये अपोज करते हैं कि दूसरे माइनॉरिटी धर्म को या कल्चरल माइनॉरिटीज़ को कंसेशंस नहीं देनी चाहिए, कि वो हमारे कल्चर के पार्ट है, आप उनको कंसेशंस दे के और बढ़ावा क्यों दे रहे हो? द पार्टी वॉज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग। ये पार्टी फोर फ्रंट नेशनलिस्ट पार्टी, तो ये नो डाउट शुरू से है, ये देश की डेवलपमेंट में हमेशा बात करते हैं। जब 1962 में हम हारे और 1964 में चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिए, तो ये पार्टी फोर फ्रंट पे थी कि अब हमारे दुश्मन के पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। ठीक है। इन दी 1950s जनसंघ मार्जिन पे ही रही, सिर्फ 3 सीट सिक्योर कर पाए थे 1952 में और 4 सीट 1957 में। ठीक है, मतलब जब भारतीय जनता पार्टी इनिशियली बनी थी तो सिर्फ 3 सीट 4 सीट इतनी, और आज की डेट में 350 300। इन दी अर्ली ईयर्स इट सपोर्ट केम मॉडर्न अर्बन एरियाज। ठीक है, अब ये बात किसकी करते थे? ये बात करते थे अमीरों की, कि सरकार को फ्री कंपटीशन रखना चाहिए, गरीबों को ले लेके रिसोर्सेज नहीं देना चाहिए, गरीबों को खुद अपनी रिसोर्सेज बनानी चाहिए, गरीबों को इतना काबिल बनना चाहिए कि वो अपनी रिसोर्सेज खुद ले सके। तो ये अमीरों के फेवर में बात करते थे। तो इनका सपोर्ट कहाँ से आता था? अमीर लोगों से, अर्बन एरिया से आता था, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लोगों से आता था। समझ गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, इन सब के फाउंडिंग मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी इनसे अपने रूट्स को ट्रेस करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके ऊपर कॉलेज भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फुल टाइम आरएसएस वर्कर सिंस 1942, मेंबर, फाउंडिंग मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ, जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का। 15, 16, 17, बस 2 पेज रह गए, खत्म होने वाला है। एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, आई थॉट फैक्शंस पार्टीज छोड़ो, एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अब हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन हुआ, कैसे ये फैक्शंस जो अभी कांग्रेस के अंदर रह के एक दूसरे से मैनेज कर रहे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कैसे अलग होकर डिफरेंट पार्टीज बना लेते हैं। एज वी हैव नोटेड अबाउ, इट इज़ नॉट दैट इंडिया नॉट हैव अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है कि हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस में, मतलब इंडिया में शुरू से अपोजिशन पार्टीज नहीं थी। इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टीज शुरू से थी और लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज थी, डाइवर्स और अपोजिशन पार्टीज थी। ठीक है, सम ऑफ देम हैड केम इनटू बीइंग, और कुछ पार्टीज 1952 के इलेक्शन के बाद आई, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था 1960s और 1970s के दौरान। और आज की डेट में जितने भी हम पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, जितनी भी ये 1500 2000 जितने भी पार्टीज हैं, इनके रूट्स कहीं ना कहीं इन पार्टीज से ट्रेस किए जाते हैं जो पार्टीज अब बनी थी। ठीक है, 1952 के इलेक्शन में इनको बहुत टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला, 1 सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट के नाम पे, मगर इनका प्रेजेंस बहुत क्रूशियल था, ये चीज़ याद रखना। वट वॉज द रोल प्लेड बाय द अपोजिशन पार्टीज इन इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा। डेमोक्रेटिक करेक्टर, अपोजिशन पार्टीज थी तो कांग्रेस के रूल को एक डेमोक्रेटिक करेक्टर मिला। अपोजिशन पार्टीज ना होती तो कांग्रेस का रूल डोमिनेंट पार्टी से वन पार्टी रूल बन जाता। तो इन्होंने डेमोक्रेसी को इंश्योर किया। कांग्रेस की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती तो इसको ये क्रिटिसाइज करते थे, तो डेमोक्रेसी को बनाए रखा। प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म करते थे कि आपकी ये चीज़ हमें पसंद नहीं है क्योंकि ये गलती है उसके अंदर, प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म। ठीक है, पार्टी को चेक एंड बैलेंस में मेंटेन रखते थे, पार्टी को डिक्टेटोरियल नहीं बनने दिया, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखते थे, और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अलाइव रखा था। ये नहीं रखा कि कांग्रेस ही कांग्रेस है, अगर आप कांग्रेस से खफा हो तो हमें वोट कर दो, ऑल्टरनेटिव इन्होंने हमेशा अलाइव रखा। क्लियर है? एंटी डेमोक्रेटिक होने से हमारा सिस्टम को बचाया, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो पता ही है आपको। और इन पार्टीज़ का सबसे मेजर रोल ये था कि इन्होंने उस टाइम पे ऐसे लीडर्स को मौका दिया जो आने वाले टाइम पे इंडिया के लीडर्स बनने वाले थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे।
समझ गए, ग्रूम्ड द लीडर्स। और इनिशियल ईयर्स में बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी कांग्रेस के लीडर्स में और अपोजिशन के बीच में, वो आपस में रिस्पेक्टफुली रहते थे। आज तो गाली गलौज चलता है, उस टाइम पे बहुत रिस्पेक्टफुली रहते थे, ठीक है। द इंटीरियम गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडेड अपोजिशन। ये क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड्स में आया था, हमारे प्री बोर्ड्स में। ऐसे दो लीडर्स का नाम बताओ जो कांग्रेस के अंदर थे इंटीरियम गवर्नमेंट में और फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक, मगर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था? 1951 में, 51 में ही छोड़ा था आई गेस, हिंदू कोड बिल के ऊपर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने छोड़ के अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था? भारतीय जनसंघ। कौन से दो लीडर थे? ये दो। मगर जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स जैसे कि जेपी नारायण को कई बार बुलाया कि आप आ जाओ हमारी गवर्नमेंट में, आपको ये सीट दे देंगे, वो सीट दे देंगे, क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तभी जे नेहरू का ऑरा बहुत करिस्मेटिक कहा जाता है, वो ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप रखे थे। मगर ये चीज़ विद टाइम डिक्लाइन हो गई, ठीक है। Thus, the phase of democratic politics in our country was quite unique. Inclusive character, national movement led by Congress enabled it to attract different sections group. ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others, as the ability of Congress to accommodate all interest, aspirants, all political participants. ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है आखिरी लाइन में, कंक्लूसिव लाइन है, कि कांग्रेस का ये डोमिनेंस सिर्फ वन पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स का एक सिंपल छोटा सा पार्ट है। इसके बाद अभी इंदिरा गांधी जी आएंगे, राजीव गांधी आएंगे, फिर एरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स आएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंस आएगा, वो सब अभी इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट है। मगर ये इनिशियली ये ही एक पार्ट था 1952, 57, 62 के इलेक्शंस का। Tandon's election is considered by Congress members more important than my presence in the government or Congress. I have completely exhausted my utility both in Congress and government. जवाहरलाल नेहरू जी नाराज थे कि टंडन को क्यों इलेक्ट कर दिया एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट अगेंस्ट हिज विशेस। ये फोटो है, ये लोग हैं इनके अंदर, नेहरू जी, सी राजा गोपालाचारी, पटेल जी, अमृता कौर, और किसको, अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रह गए। हिंदू महासभा के मेंबर, भारतीय जनसंघ के फाउंडर, नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में थे। 1950 में रिज़ाइन कर दिया था इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनके जो कांग्रेस अच्छे रिलेशन बनाना चाह रही थी पाकिस्तान के साथ, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। द फर्स्ट लोकसभा इंडियन पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी, जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी नहीं देने के खिलाफ थे, मानते थे जम्मू कश्मीर इंडिया के ही मेंबर है, इंडिया का ही पार्ट है, उसको अलग नहीं करना चाहिए। अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एगिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी, डाइन ड्यूरिंग डिटेंशन, इनको अरेस्ट कर लिया था और इनकी जेल में मौत हो गई। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। ये सब क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक यू।